हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पार्ट 4। यानी अभी तक हमने मेनली सेट्स के अराउंड क्वेश्चंस डिस्कस किए जो जेईई मेंस के पास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे। आज जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंटली मोर एम्फेसाइज्ड मोर फोकस्ड टुवर्ड्स रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सेट्स और रिलेशन को एक हल्का सा इंट्रोड्यूस किया, तो अब हम फंक्शन ओरिएंटेड जेईई मेन से पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ग्रेजुअली हम शिफ्ट होंगे जेईई एडवांस की तरफ। बट फिलहाल के लिए सेट्स, रिलेशन और अब जो हम शुरू कर रहे हैं फंक्शंस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप यू नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट में। फॉर एग्जांपल किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जैसे गवर्नमेंट की अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम, CUET, IIT, IIT जेईई, नीट, ओलंपियाड, NTSE और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स और सेक्टर्स में कंप्लीट कोर्सेज, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स और पैकेजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है मैग्नेट ब्रेन्स थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप IIT जेईई नीट का चैनल देखें, इट इज़ नेम्ड एज मैग्नेट ब्रेन्स IIT जेईई नीट। वहाँ पर जाकर भी आप सेम चीज़ें, सेम मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कंटेंट, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, पूरा मटेरियल, पूरा कंटेंट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी हेजिटेशन या फ्लक्चुएशन के लिए आराम से एक्सेस कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करें। बट बिफोर अगेन वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, आई लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT जेईई नीट मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही सारी बहुत शानदार सी चीज़ें हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको डिलीवर करता है। सबसे पहली, सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, जितने भी आपको काम में आने वाले चैप्टर जो भी पूछे जाएंगे, जो भी आने वाला है, हर वो एक चीज़ का एक एक सिंगल टॉपिक के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मतलब कंप्लीट थरो, मतलब बहुत डिटेल्ड और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर में पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करवाई जाएगी हर एक सिंगल थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की। ना सिर्फ उन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को डेवलप करवाया जाएगा स्टूडेंट्स, बल्कि उनके एप्लीकेशंस भी सिखाए जाएंगे। यानी उन कंसेप्ट्स के इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको वो कंसेप्ट्स और मजबूत करवाए जाएंगे, उन कंसेप्ट्स को और बेहतर बनाया जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे हमारे इन कंप्लीट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू। जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट, जब भी कोई टॉपिक कवर होगा, तो उस टॉपिक को हम और मजबूत बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट के थ्रू। तो आपको DPPs प्रोवाइड की जाएंगी उन टॉपिक्स के कंप्लीशन पर, और उन टॉपिक्स को आप और मजबूत और बेहतर और स्ट्रांग बना पाएंगे DPPs के थ्रू। यानी हर एक चैप्टर के एक एक सिंगल टॉपिक की एक अच्छी क्लैरिटी, एक अच्छी कंसोलिडेशन के लिए, उसको और मजबूत, उसको और कंसोलिडेट करने के लिए आपको DPPs मिलेंगी। ये PDF फॉर्मेट में आपको www.magnetbrains.com पर आप इन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, इन DPPs को सॉल्व करने के बाद हम आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के थ्रू या हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू इन DPPs के, इन प्रैक्टिस शीट्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी देंगे। यानी जब आप ये प्रैक्टिस शीट्स खुद से सॉल्व कर लेंगे तो इनके भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे और भी काफ़ी कुछ। ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है मैग्नेट ब्रेन्स। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, जब आपकी DPP सॉल्व हो चुकी होंगी, हम अलग अलग मीन्स के थ्रू, जैसे आपको इलस्ट्रेशंस करवाएंगे, एग्जाम्पल्स करवाएंगे, प्रैक्टिस शीट्स देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट क्लैरिफिकेशन होगा, या फिर आपके जो मॉक्स हम कंडक्ट करेंगे, इन सब अलग अलग मीन्स के थ्रू हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे साथ मिलकर, ताकि आपको एक अच्छी तैयारी हम करवा पाएँ, आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाएँ और आपके हर एक कंसेप्ट को एक डाइवर्सिफाइड मैनर में, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करवा पाए। यही हमारा मोटिव और इंटेंट है, ताकि हर एक चीज़ आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं और हर एक सिंगल कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आप डेवलप कर पाएँ। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बढ़े तो ये हमने डिस्कस किया दैट हर एक चैप्टर पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवाने का इरादा रखते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, यस, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पिछले कई सारे सालों में पूछे गए सवालों को सॉल्व करेंगे, ताकि हम
इस एग्जाम को समझ पाएँ। मतलब एग्जाम को समझने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ताकि उस एग्जाम की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, उस एग्जाम के क्वेश्चंस का आप लेवल समझ पाएँ, उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर पे क्या पूछा जाता है, इस चैप्टर में क्या चीज़ें होती हैं, वो ट्रेंड क्या है, उससे आप एनालाइज कर पाएँ और अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग ओरिएंट कर पाएँ। ये सारा मोटिव हम समझेंगे या स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे इस सेक्शन के दौरान, जो कि ऑलरेडी आपका चल रहा है, जो हम सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में आज फिलहाल कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो आज अभी फिलहाल कुछ दिनों में कर रहे हैं, वो हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन ही सॉल्व करें स्टूडेंट जेईई मेंस के, और फिर ग्रेजुअली हम जेईई एडवांस के भी सेट्स, रिलेशन और फंक्शन से पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं, चूंकि ये हमारा पहला ही टॉपिक है और इसमें जब जेईई मेंस और एडवांस की बात आती है तो एक ही क्वेश्चन में और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को समाहित किया जाता है और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को पूछा जाता है, तो उनसे भी सवाल आएंगे स्टूडेंट्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उन सारे कंसेप्ट्स को जो भी उस क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा उन्हें भी हम सुपरफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली टच करेंगे, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। बट आई एम अश्योरिंग यू स्टूडेंट्स कि ग्रेजुअली विद टाइम जब काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके हो चुके होंगे तब आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएगी, क्योंकि पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। हर एक क्वेश्चन में आईआईटी जेईई अलग अलग काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को मर्ज करके, मिंगल करके, कंपाइल करके पूछता है, तो सारे कंसेप्ट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, बट वो एक साथ तो आ नहीं सकती है, वो स्टेप बाय स्टेप ही डेवलप होगी। सो विद द टाइम जब आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी कई सारे कंसेप्ट्स पर, कई सारे चैप्टर्स पर, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में चैलेंजेस आना स्वाभाविक है, तो उनसे घबराना मत, बस डरना मत। चीज़ें शायद कहीं कहीं बहुत डिफिकल्ट लगें, क्योंकि आप आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करें तो डिफिकल्ट तो लगेंगे, और डिफिकल्ट चैलेंजेस होने भी चाहिए, ये आपको और मजबूत बनाते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपके डाउट्स तक अनएड्रेस्ड नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स। मतलब आपके एक एक डाउट को सॉल्व करने की जिम्मेदारी लेते हैं हम। मतलब आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, बड़ा ही साधारण सा तरीका है स्टूडेंट्स। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको आस्क मी योर डाउट करके एक रेड कलर में बॉक्स दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा, या फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मौजूद है जिस पर लिखा है आस्क योर डाउट। आप इस लिंक पर क्लिक करिए, अपना डाउट हमें फॉरवर्ड करिए और आपका डाउट हम रिजॉल्व करेंगे, यानी आपका डाउट हम रिसीव करेंगे और एक सारे डाउट्स को कंपाइल करके कंबाइंड वीडियो में आपके अभी तक के पूछे गए सारे डाउट्स एड्रेस करेंगे, उन सारे डाउट्स को हैंडल करेंगे। एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपके डाउट्स प्लीज रेलेवेंट रखिए, आपके डाउट्स हमेशा टू द पॉइंट रखिए। टू द पॉइंट का बड़ा साधारण सा मतलब है कि कोशिश करिए कि अननेसेसरीली बाकी स्टूडेंट्स अभी फिलहाल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप वही डाउट्स पूछे। मैं ऐसा चाहता हूं जो अभी तक हमने पढ़ रखा है या पढ़ लिया है या जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे बाकी टॉपिक्स के डाउट्स भी बेशक पूछे जा सकते हैं, पर उन डाउट्स को लेकर बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम डाउट्स थोड़े से रेलेवेंट रखेंगे, डाउट्स स्पेसिफिक रखेंगे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स अननेसेसरीली क्योस ना मचाएं और अच्छे से स्मूथली चीज़ें चलती रहें। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि अपने डाउट्स जब आप फॉरवर्ड करें तो उन डाउट्स को एक प्रॉपर मैनर में फॉरवर्ड करें। मतलब जब भी आप उस क्वेश्चन का फोटोग्राफ लेते हैं तो उस क्वेश्चन का फोटोग्राफ एक प्रॉपर रिजोल्यूशन में लीजिए, ताकि वो क्वेश्चन हमसे पढ़ते बने, हमें समझ आए, वो डेटा रीडेबल हो। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, उन डाउट्स को प्लीज इंश्योर करिए कि वो क्रॉप्ड हो प्रॉपर्ली। मतलब आप कभी कभी पूरा का पूरा पेज फॉरवर्ड कर देते हैं और नहीं समझ आते कि एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो प्रॉपर थोड़ा सा लिख कर भेजिए, ताकि हमारे लिए आपके डाउट समझना आसान हो और हम उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाएँ। आपके पास उस फॉर्म में कमेंट का भी ऑप्शन आता है, वहाँ भी आप अपने डाउट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है, जिस पर आपको और क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। तो चिंता मत करिए स्टूडेंट्स, आपके सारे डाउट्स भी रिजॉल्व करेगा मैग्नेट ब्रेन्स अपने डाउट सॉल्विंग क्लासेस के थ्रू। इन्हीं क्लासेस के दौरान बीच में हम सारे डाउट्स एक साथ एक्यूमुलेट करके उन्हें भी रिजॉल्व करेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, देयर कम्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी क्रूशियल, कि आपके डाउट्स ना, आप जेनरिक अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ जनरल क्वेरीज हैं, तो उन्हें आप कमेंट में लिख के भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कोई सिंपल सी क्वेरी है, कोई छोटा मोटा डाउट है, कोई बस ऐसी परेशानी है जो आपको बॉदर कर रही है, तो बेशक उन्हें आप कॉमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपके इन वीडियोज़ के कॉमेंट्स भी हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं, तो उन्हें भी हम पढ़ते रहते हैं। और अगर कोई परेशानी, कोई नॉर्मल सा कोई डाउट है, कोई जनरल सी क्वेरी है, तो बेशक हम उन्हें भी रिजॉल्व करेंगे और उन्हें भी फिक्स करेंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपका एक एक डाउट, एक एक क्वेरी, हर एक कंसर्न सारे फैकल्टी मेंबर्स एड्रेस करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और उन्हें एक्नॉलेज करके खत्म करेंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व करने वाला है, खत्म करने वाला है और वर्कआउट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आप अपने हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, मतलब अपने चैप्टर की परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। आप अपना
सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं उस चैप्टर का कि उस चैप्टर पे आपकी कितनी अच्छी कमांड है, उस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है, उस चैप्टर को आप कितना डेवलप कर चुके हो। आप ये भी समझ सकते हो चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू। बहुत ही जल्दी आपके चैप्टर वाइज टेस्ट रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, यानी आप अपने चैप्टर को ट्रैक कर सकते हो, चैप्टर को समझ सकते हो कि मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है, थोड़ा शायद ये मुझे और रिवाइज करने की जरूरत है, इसके थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेता हूं। तो आप अच्छे से अपने चैप्टर को और बेहतर बना पाओगे जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। तो ये फीचर भी आपके लिए लेकर आता है मैग्नेट ब्रेन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आप यकीन करिए आपको इसके अलावा भी, एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो बॉदर करती हैं, कुछ भी इशू है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी नॉन एकेडमिक इशू है जो बॉदर करे आपके एकेडमिक्स को इंप्रूव करने में, आपके फोकस या कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करे, तो हम इंश्योर करेंगे कि उन्हें भी हम रिजॉल्व करें। यानी टाइम मैनेजमेंट से कोई इशू है, कोई परेशानी है, अगर आप अपना फोकस नहीं दे पा रहे, अगर अटेंशन में कोई दिक्कत आ रही है, अगर कुछ भी इशू है, एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट है, हर वो चीज़ जो आपको बताई जानी चाहिए, जिसको लेकर आपको गाइडेंस दिया जाना चाहिए, वो हर चीज़ हम इन लेक्चर्स में इंश्योर करेंगे, ताकि आपके लिए अलग अलग वीडियोस के थ्रू हम आपको गाइड करते रहें, इंस्पायर करते रहें, ताकि आप फुल फ्लेजेड मैनर में पूरे अटेंशन के साथ अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ, ताकि एग्जाम की तैयारी आपकी अफेक्ट ना हो और आप अच्छे से अपनी पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएँ। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद दैट एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात कि आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन क्रिएट होंगे, यानी आप पूरा चैप्टर एक प्रिसाइज, एक कंसाइज, एक शॉर्ट, एक क्रिस्प मैनर में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन बेशक प्लीज़ इस बात को समझिए कि इसमें ऑब्वियसली इसमें सब कुछ होगा, इसमें पूरी थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ होगा, पर ये एक वन शॉट रिवीजन होगा जो कि आप तब करेंगे जब वो एग्जाम से पहले आप थोड़े से एंशियस होने लगते हैं, थोड़े घबराने लगते हैं कि ये चैप्टर तो याद नहीं आ रहा है, चैप्टर में तो शायद कुछ कन्फ्यूजन होगी। तो एक बार पूरा चैप्टर अगर ठीक से रिवाइज हो जाए तो आप अश्योर्ड हो जाते हैं कि हाँ मैं चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, और आप एग्जाम थोड़ा शांत मन के साथ देने जाते हैं। और एग्जाम ठंडे दिमाग से देने जाना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी, जो आता होगा वो भी आप गड़बड़ करके आ जाएंगे। तो बड़ी सिंपल और बड़ी साधारण सी बात स्टूडेंट्स की, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद बेशक आप एग्जाम के वक्त वन शॉट रिवीजन के थ्रू अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। लेकिन इस बात को समझिए स्टूडेंट्स कि ये जो वन शॉट आपका रिवीजन है, ये वन शॉट रिवीजन इन सारी चीज़ों का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये वन शॉट रिवीजन इस प्रोसेस का हिस्सा है, यानी कि जब आप ये सारी स्टेप्स वन बाय वन एग्जीक्यूट कर चुके होंगे, उसके बाद आप ये वन शॉट रिवीजन करेंगे। आप सीधे ही वन शॉट रिवीजन देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये सारी स्टेप्स मैं स्किप कर देता हूँ और सीधे वन शॉट रिवीजन देख लूँ तो काम चलेगा क्या। आई डोंट रिकमेंड दैट, प्लीज़ इस बात को समझिए, है ना। बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स, आप इसे एज अ सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव ट्रीट मत करिए। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जब ये सब कुछ अच्छे से किया होगा तो बेशक ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। आई होप बड़ी आसान सी बात है। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, एक और सबसे खास सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी एग्जाम को बार बार अपेयर कर सकते हैं मेन एग्जाम देने से पहले। ऑब्वियसली ऑनलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू, यानी जेई मेंस और जेई एडवांस के मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, और इसके थ्रू आप एक्चुअल एग्जाम को अपेयर करके अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो। मतलब आई नेवर रिकमेंड कि आप सीधे एग्जाम में अपेयर हो जाएं। उस एग्जाम वाले माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को, उस एम्बियंस को, उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन को, उन कंडीशंस को आपको फील करना पहले से बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे बैठने वाले हैं, क्या हालात होंगे उन 3 से 4 घंटे के दौरान, क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या चीज़ों से आप गुजरेंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जॉस्ट कर देंगी, कैसे स्ट्रैटेजिकली आप अपना स्कोर ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे आप शांत रहकर, कंपोज्ड रहकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे या निकालेंगे। यानी ये हर वो चीज़ की स्ट्रैटेजी, एग्जाम में किस सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करना है, कैसे चीज़ों को वर्कआउट करना है, किस सेक्शन में कैसे कितना प्रेफरेंस देना है, हर एक चीज़, ताकि आपका स्कोर बेहतर बनाया जा सके, आपकी रैंक अच्छी आ सके और आप एक अच्छा परसेंटाइल ला पाएँ। उसके लिए हम आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, यानी आप जेई मेंस और जेई एडवांस के मॉक्स भी देंगे हमारे साथ, ताकि आप अपना स्कोर बेहतर बना पाएँ। कैन यू बिलीव दैट स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें, पूरा कंप्लीट IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई पेड या ट्रायल मॉड्यूल ऐसा वर्जन नहीं है। पूरे तरीके से पूरा पैकेज, कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाता है मैग्नेट ब्रेन्स, यानी आपकी IIT JEE की तैयारी बिना कोई कॉस्ट के आप फ्री में कर सकते हैं हमारे साथ विद अ क्वालिटी एजुकेशन, राइट। तो चलिए
बिना किसी डिले के अब हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। वापस आते हैं, याद करिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज फिर कंटिन्यू करेंगे। जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, आप पहले क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम उसे साथ में डिस्कस करेंगे। तो ज़रा एक बार ट्राई ज़रूर करिए, हो ना हो एक अलग बात है, बट स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करना आपका मेन इंटेंट होना चाहिए। सो गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है g इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f। वो कह रहा है कि g जो है वो इनवर्स है एक फंक्शन f का। ये सारी बातें एक तरफ, मेरी बात, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जब कोई कहे कि g जो है सर वो इनवर्स है किस फंक्शन का? f ऑफ x का। तो आई होप आप ऐसा कुछ कह सकते हैं दैट g इनवर्स जो है, मतलब g जो फंक्शन है, मतलब अगर आप ऑब्वियसली या तो ऐसे लिख दो या फिर आप इसको, मतलब उन्होंने जिस लैंग्वेज में कहा है वो ये कहा है कि सर जो आपका g ऑफ x एक फंक्शन है वो f का इनवर्स है। तो उन्होंने एक्चुअली ये कहा है। और इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स की, इनवर्स फंक्शन हमेशा यूनिक होते हैं। मतलब अगर f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स डेफिनेटली f ही होगा, कोई और फंक्शन नहीं हो सकता। पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट, जब भी कोई ऐसा कहे तो आप बेशक ये कंक्लूड कर सकते हो, उस बात को याद रखिएगा। जब कोई कहे g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी। हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ते वक्त पढ़ा था कि अगर कोई किसी फंक्शन का इनवर्स है तो उस फंक्शन को कंपोजिट ले लिया जाए उसके इनवर्स में, तो वो हमें x जनरेट करके देता है। क्या लाइन आपको याद आ रही है स्टूडेंट्स? मतलब अगर मैं निकालूँ g ऑफ f ऑफ x, अगर मैं निकालना चाहूँ g ऑफ f ऑफ x, तो इट विल जनरेट x। क्योंकि आप बात समझो स्टूडेंट्स, आपने f ऑफ x एज अ फंक्शन पास किया, आपने y की वैल्यू पास की। तो जब y की वैल्यू पास की और g चूंकि इनवर्स फंक्शन है, तो g में जब y पास होगा, g f x का इनवर्स है, तो वापस मुझे x की तरफ लेकर जाएगा। आई होप ये लूप आपको समझ आ रहा है। हमने कुछ ऐसा सा पढ़ा था स्टूडेंट्स, याद करिए। ये आपका नॉर्मल फंक्शन होता है, अगर ये एक f ऑफ x डिफाइंड है तो ये आपका f ऑफ x होता है, और f ऑफ x का इनवर्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो अगर मैं f ऑफ f इनवर्स x लूँ, मतलब अगर किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाऊं, तो f इनवर्स x मुझे वापस उस पॉइंट तक ले आएगा। तो हम एक लूप में होते हैं। आई होप ये बात आपको याद आ रही है। सिमिलरली आई होप आपको ये भी बात याद है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो बेशक मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ f ऑफ g ऑफ x, ये भी कितना होने वाला है स्टूडेंट्स? x, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब अगर f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स f है। बड़ी साधारण, बड़ी सिंपल सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। इस बेसिस पे हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है। इस सवाल को सॉल्व करने के थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा स्टूडेंट्स, और डिफरेंशिएशन का एक और कंसेप्ट मैं यूज करना चाहूँगा जिसे हम कहते हैं चेन रूल। तो थोड़ी सी उस पर क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगेन बहुत डिफिकल्ट सा रूल नहीं है, बहुत घबराने जैसा रूल नहीं है, बस शांति से सुनना, सिंपल सा रूल है। सर जैसे आपने हमको पढ़ाया कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, अगर हम डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर का, तो सर वो आता है 2x। याद है स्टूडेंट्स, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। सेम प्रोसेस, लेकिन सर आपने हमको जैसे अगर sin x का डिफरेंशिएशन सिखाया था, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? सर sin x का डिफरेंशिएशन आपने हमको सिखाया, लेट्स से cos x होता था। अभी इन्हें एज अ फैक्ट याद कर लीजिए कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि ये क्यों होता है और ये कैसे होता है, बट फिलहाल बस इसे ऐसे याद रखिए कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। सर ये सब बातें वापस क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब इनका मोटिव क्या है, ये आप क्यों सिखाना चाह रहे हो? ये बड़े एक सिंपल से रीजन के लिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे अगर मैं आपको एक फंक्शन बना के दे दूँ sin x स्क्वायर, डू यू रियलाइज ये एक फंक्शन है सर? सर बेशक ये एक फंक्शन है, बट ये कैन आई से इन अ मोर अप्रोप्रिएट वे ये एक कंपोजिट फंक्शन है। क्योंकि सर याद करो, अगर आपके पास एक फंक्शन था, क्या सर? अगर आपके पास एक फंक्शन था f ऑफ x जिसे आप कह रहे थे sin x, और अगर आपके पास एक और फंक्शन था g ऑफ x जिसे आप कह रहे थे x स्क्वायर, तो कैन आई से इन अ मोर अप्रोप्रिएट वे ये f ऑफ g ऑफ x है, मेरे ख्याल से हाँ f ऑफ g ऑफ x है बिल्कुल। क्योंकि सर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, मैं इसे f ऑफ g ऑफ x इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ उस बात को समझिएगा। क्योंकि सर f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, दिमाग लगाइए। सर f ऑफ g ऑफ x क्या होगा सर? f ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x की जगह x स्क्वायर, इनसाइड आउट अप्रोच यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा? f ऑफ g ऑफ x की जगह मैं x स्क्वायर रख दूंगा, तो हमें निकालना है f ऑफ x स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है सर, f ऑफ x स्क्वायर अगर निकालना है तो अगर f ऑफ x था sin x, तो f ऑफ x स्क्वायर कितना होगा सर? ये होगा sin x स्क्वायर। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? मतलब इन शॉर्ट ये जो sin x स्क्वायर फंक्शन है, दिस इज f ऑफ g ऑफ x। क्या सर इस तरह के कंपोजिट फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है? बिना किसी हेजिटेशन के आप कहेंगे कि हाँ सर कंपोजिट फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सर क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच होगी, कैसे इन कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है? तो मान लो आपके पास एक फंक्शन दिया है f ऑफ g ऑफ x,
और इस फंक्शन को ऑब्वियसली आपको डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन में आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सर कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है स्टूडेंट्स, बस घबराना मत, ध्यान से सुनिएगा। सर पहले तो आप इस बाहर वाले, हम इसे आउटसाइड इन अप्रोच से यूज करेंगे, हम बाहर वाले फंक्शन से शुरू करेंगे। तो सर सबसे पहले आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब इस एफ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप एफ को डिफरेंशिएट करिए स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए एफ का डिफरेंशिएशन। और अगर आप डिफरेंशिएशन को कहना चाहें तो मैं डिफरेंशिएशन को डैश से डिनोट कर देता हूं फिलहाल के लिए। तो डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का या नोशन जो हम डेवलप कर चुके हैं, या एक कन्वेंशन या एक जो ट्रेडिशन है स्टूडेंट्स, वो एक होता है डैश, मतलब जो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं उसे आप एफ डैश से भी लिख सकते हैं। आई होप आपको बात समझ आ रही। और सर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। ये कब के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स? ये मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कंपोजिट फंक्शंस का। तो कंपोजिट फंक्शंस में आप पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पहले आप आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके मल्टीप्लिकेशन में। मतलब पहले आपने एफ का डिफरेंशिएशन किया तो आपने निकाला एफ डैश जी ऑफ एक्स, और फिर अंदर वाले जी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो वह जाएगा जी डैश एक्स। तो इस तरीके से आप कहानी चलाते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी हो रही है, तो मैं वापस इस बात पे आता हूँ कि सर क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना, तो घबराओ मत। इस एग्जाम्पल को लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या था स्टूडेंट्स, याद करो सर। इस एग्जाम्पल में बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, हमारे पास एक फंक्शन था क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसे आप लिख रहे थे क्या, हम लिख रहे थे साइन एक्स स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास साइन एक्स ही है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। किसका? मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। बड़ी सिंपल सी बात लिख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बाय प्रोसेस में क्या करूँगा, मैं साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा। तो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, भूल जाओ। तो मान लो अगर साइन एक्स होता तो क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हम पहले वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। पहली बात क्या लिखी, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन सर चूंकि आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया, आपने साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। तो जो कंपोजिट फंक्शंस का कांसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या है सर, कि सर ये जो आपने एक्स स्क्वायर, ये जो एक अलग फंक्शन निकल के आ रहा था, क्योंकि हमने तो जो डिफरेंशिएशन सीखा है वो किसका सीखा है, वो हमने सीखा है सर साइन एक्स का। और आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो सर, आप तो एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो कंपोजिट फंक्शन वाले रूल के अकॉर्डिंग आपको एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना होगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल सा होता है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर का जो मैं डिफरेंशिएशन लिखूंगा वो हो जाएगा कितना, 2x। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो साइन एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन निकल कर आ रहा है सर, जो साइन एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2x साइन एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई और यहाँ से कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बस इसी कहानी को मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वो सोचने की जरूरत है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या करना है, क्या समझना है, वही सोचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उसने ये कहा स्टूडेंट्स कि जो जी है वो इनवर्स है एफ का, है ना। और एक और बात कही जा रही है कि एफ डैश एक्स जो है सर, वो है एफ डैश एक्स मतलब क्या, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि आप निकालिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, तो इसी बात को लिखने का एक और तरीका होता है स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स। और वो हमें कितना दिया गया है सर, वो हमें दिया गया है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 5। तो ऐसा कुछ दिया है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 5। दैट्स योर क्लियरली एफ डैश एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ तक हमें चीज़ें दी गई हैं स्टूडेंट्स। जी डैश एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है और अगर ऑप्शंस में देखो तो कुछ ऐसा काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। सर मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, बस मुझे आप ये बता दीजिए, एफ डैश एक्स से पहले अगर वो ये लाइन लिख के दे रहा था आपसे कि जी जो है वो इनवर्स है एफ का, सर जी जो है वो इन्वर्स है एफ का, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बेशक ये कह सकता हूँ सर कि अगर जी है एफ का इन्वर्स, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स। क्योंकि अगर जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो अगर इनका आपस में कंपोजिट निकालें, यानी या तो मैं निकालूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू एक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स, प्लीज याद रखिएगा। अगर इस बेसिस पे सर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट यूज करता हूं। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों साइड पर, आई एम डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, है ना,
और जब मैं दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, है ना, मैं विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए सर, तो f का डिफरेंशिएशन f डैश और इंटरनल फंक्शन एज इट इज सर, लेकिन इसके साथ चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो आपको इंटरनल फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो gx का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, gx का डिफरेंशिएशन होता है g डैश x। आई होप मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बातें नहीं कर रहा हूँ और ये बातें आपको डाइजेस्ट हो रही हैं, ये बातें आपको समझ आ रही हैं। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और कॉमन सेंस लगाऊं तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या जा रहा है। सर हमें क्वेश्चन में f डैश x की वैल्यू दी जा रही है, हमें क्वेश्चन में f डैश x की वैल्यू दी जा रही है, जो कि बड़ी काम की बात है स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से सुना है, काम की बात क्यों है, प्लीज़ इस बात पे गौर फरमाइएगा। ये यहाँ से हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। सोच के बताओ स्टूडेंट्स, हमसे अल्टीमेटली पूछा गया है, हमसे अल्टीमेटली g डैश x पूछा है। सर अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ, आई होप ये प्रोसेस, ये स्टेप आपको समझ आई जो हमने क्या इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ g ऑफ x, अगर fx और g ऑफ x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो gx का f ले लो या f ऑफ x का g ले लो, वो हमेशा आपको x ही देगा। ये बात याद है स्टूडेंट्स। अगर मैं कंपोजिट फंक्शंस पे डिफरेंशिएशन वाला रूल अप्लाई करूँ, मतलब f ऑफ g ऑफ x पे अगर मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, f डैश g ऑफ x डॉट g डैश x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। इस बेसिस पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं सर कि जो g डैश x की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग अभी तक की इंफॉर्मेशन से जो निकल के आ रही है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, g डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश gx। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन f डैश gx। मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि सर यहां से आप क्या फिगर आउट कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई कहे कि सर जो f डैश x है, सर जो f डैश x है वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। मतलब आपसे पूछे f डैश 1, तो आप f डैश 1 के लिए क्या करोगे, x की जगह 1 रख दोगे, f डैश k तो x की जगह k रख दोगे, f डैश log 2 तो k की जगह log x की जगह log 2 रख दोगे। तो सर अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ सर, मेरा कंसर्न ये है कि मैं निकाल पाऊँ f डैश g ऑफ x, मैं निकाल पाऊँ f डैश g ऑफ x। अगर मैं f डैश g ऑफ x निकाल लूँ, और हिंट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये, क्या मैं f डैश g ऑफ x निकाल सकता हूँ? द मोमेंट आई इवेलुएट f डैश g ऑफ x, द ओनली थिंग आई नीड टू डू इज रिप्लेस इट हियर एंड गेट द आंसर। तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक बार जरा फिगर आउट करिए स्टूडेंट्स और मुझे बताइए कि आप कैसे निकालेंगे f डैश g ऑफ x। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। आई होप आपने सोच पा रहे हैं कि f डैश g ऑफ x कैसे निकालना है। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब मुझसे कोई कह रहा है कि सर f डैश x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 है, अगर मैं कहता f डैश k तो वो होता 1 अपॉन 1 प्लस k टू द पावर 5। सो ऑन दैट बेसिस विल आई बी एबल टू कंक्लूड सर f डैश g ऑफ x क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, f डैश g ऑफ x बड़ी साधारण सी बात होगी, f डैश जो भी वेरिएबल उसकी जगह क्या रख देंगे, उसकी जगह g ऑफ x रख देंगे। तो मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा f डैश g ऑफ x होगा 1 अपॉन 1 प्लस सर gx टू दी पावर 5। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जिस भी वेरिएबल का आप f डैश निकालते हैं वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में पावर 5 पर रेस हो जाता है इस तरीके से। बस यही बात समझनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को समझूं, g डैश x क्या है सर, g डैश x को अगर मैं निकालना चाहूं तो g डैश x जो फाइनली निकल के आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो सर आ रहा है 1 अपॉन कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन f डैश जी एक्स। और f डैश जी एक्स कितना है सर, f डैश जी एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5। तो मैं इस वैल्यू को वहां रख देता हूं स्टूडेंट्स, ये कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, रेसिप्रोकेट होके ऊपर हो जाएगा। तो फाइनली जो आपकी g डैश x की वैल्यू आएगी, आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, ऊपर चली जाएगी तो कितनी होगी 1 प्लस gx टू द पावर 5। तो ये कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन दिखेगा। और अगर मैं थोड़ा क्रॉस चेक करूँ, इसे समझने की कोशिश करूँ, तो मुझे क्लियरली ऑप्शन भी ऐसा दिख रहा है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ऑप्शन भी क्लियरली हमारे g डैश x की जो हम वैल्यू फिगर आउट कर पा रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5 के इक्वल दिख रहा है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि दो पार्ट बड़े ट्रिकी से थे, दो पार्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते थे आपके लिए। कौन से दो ज़रूरी पार्ट स्टूडेंट्स? एक पार्ट तो ये कि आपको ये पता हो
कि सर कंपोजिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है और एक पार्ट की इन्वर्टिबल फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। हमने दोनों बातें सीखी स्टूडेंट्स। अगर एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन है जो कि जी ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स उसका इन्वर्स है ना, तो ये हमेशा यूनिक होते हैं कि एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स हमेशा जी ऑफ एक्स होता है, जी ऑफ एक्स का इन्वर्स हमेशा एफ ऑफ एक्स होता है। और एक खास बात प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ये बहुत जगह यूज़ होगा कि आप हमेशा कोई भी फंक्शन अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स है तो उस फंक्शन से उस इन्वर्स फंक्शन पर कंपोजिट निकालें, या उल्टा तो हमेशा वो आपको वो एक्स वो वेरिएबल जनरेट करके देता है। और ये जो कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमने सीखा ना, इसे डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में चेन रूल कहा जाता है। तो ये चेन रूल हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ी कंफ्यूजन हो भी तो घबराना मत, इन्हें हम डिफरेंशिएशन पढ़ते वक्त बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल तक आई बिलीव जो भी हमने चीज़ें समझी करी, इस क्वेश्चन में जितना भी अप्लाई किया एक सुपरफिशियल तौर पर ज़रूर समझ आया। जैसा मैं पहले से ही कह चुका हूँ स्टूडेंट्स कि IIT JEE मेंस और एडवांस एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पर क्वेश्चंस मिक्स्ड मैनर में पूछे जाएंगे, जहाँ पर हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 अलग अलग कंसेप्ट यूज़ हो रहे होंगे जो एक अलग अलग चैप्टर से उठाए जा रहे होंगे। तो आपको हर एक चैप्टर की नॉलेज ज़रूरी है। चूँकि अभी हमने एक ही चैप्टर किया है तो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगेगा, बट ग्रेजुअली विद टाइम यू विल रियलाइज कि सर क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट फिर सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स पता होंगे, सारी बातें आती होंगी। आई होप बातें डाइजेस्ट हो रही है। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 जो इस DPP का सेकंड क्वेश्चन है, इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाली शीट का सेकंड क्वेश्चन है ना। JEE मेंस ने 2016 में पूछा है, आपके लिए सेलेक्टेड अच्छे शानदार से क्वेश्चंस रखे गए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रिकेसीज बारीकी सिखाई जा सके, आपको रियलाइज़ करवा जाया जा सके कि JEE मेंस बहुत टफ एग्जाम नहीं है। अगर सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं, सारी बारीकियाँ अच्छे से पता हैं, तो बेशक इन एग्जाम्स को, एडवांस को, मेंस को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अगेन आप स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। आप समझ पा रहे हो उस क्वेश्चन को देख के कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है। देखो आई होप ये बात आपको पता है कि क्वेश्चन हो या ना हो ये बातें अभी मैटर नहीं करती हैं। अभी जो सिर्फ बात मैटर करती है, जो बात हमारे लिए कंसिडरेबल है, दैट्स इट, कि सर कोशिश हम कर रहे हैं। अभी फिलहाल बस वही करना है स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट करना है। सॉल्व होना बात का मसला है, वो ग्रेजुअली होने लगेगा, उस पर चिंता मत करो। बस कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, प्रॉपरली सारे लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करो। और कोई सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, मतलब इस बात को गांठ मान कर रख लो कि आपको हर रोज़ ये प्रॉपर सारे लेक्चर्स देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और बस कंसिस्टेंटली बने रहना है। बस अगर ये सही से चलता रहा ना तो कोई एग्ज़ाम कहीं नहीं जा रही है, सब कुछ ठीक से चल रहा है। बट हाँ, एफर्ट्स डालने होंगे, पूरे फोकस, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहना होगा। कोई और डिस्ट्रैक्शंस अभी अवॉइड करने होंगे, कोई ख्याल, कोई बात, कोई भी परेशानी है तो उन्हें थोड़ी देर के लिए अवॉइड करके पूरे प्रॉपर अटेंशन के साथ इन लेक्चर्स को प्रॉपरली देखना होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स। आई होप आपको बात समझ आ रही है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आता हूँ तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स जो है सर वो 3x के इक्वल है फॉर ऑल एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है तो x का 0 होना एनीवे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो आपसे ये पूछ रहा है सर वो सारे एफ ऑफ एक्स जो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हैं उनमें x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है, उस सेट के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है सर, ये निकाल लेंगे। पहले तो इस डेफिनेशन को रोल आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। वो क्या लिख के दे रहा है स्टूडेंट्स, वो लिख कर दे रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3x। जब भी कुछ ऐसा दिया जाए स्टूडेंट्स, कुछ तिकड़म बढ़ा के, कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ सोच कर हम एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और मेरा सजेशन है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, थोड़ी सी चीज़ें वर्कआउट करूं, तो सर मैं अगर x को 1/x से रिप्लेस करता हूं, अगर मैंने x को 1/x से रिप्लेस किया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि सर अगर मैंने x को 1/x से रिप्लेस किया तो शायद बात बन जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, सुनना सर, जैसे ही x को 1/x से रिप्लेस किया तो f ऑफ x क्या आ जाएगा सर, f ऑफ x बन जाएगा f ऑफ 1/x। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। f ऑफ x f ऑफ 1/x कैसे बन जाएगा। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट, जब इस x को 1/x से रिप्लेस किया तो 1/1/x दैट विल बी x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 टाइम्स f ऑफ x। क्या आपको ये लाइन समझ आई स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये जो x है सर, ये 3x है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/x। सर अगर अब मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन करूं, कुछ कैंसिलेशन वर्कआउट करने की कोशिश करूं तो शायद बात बन जाए। एक सजेशन है स्टूडेंट्स की इस पूरी इक्वेशन को लेट्स से -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -4,
-2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -2, और यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू -2 कितना होता है स्टूडेंट्स, हो जाता है -6। आई होप आपको बात समझ आ रही है। बहुत डिफिकल्ट सी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ या कर रहा हूँ। सर ऐसा क्यों किया, क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने ऐसा कुछ किया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आपका एफ ऑफ एक्स वर्कआउट हो गया है, क्योंकि हम एफ ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं सर, क्योंकि देखो एफ एक्स -4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा -3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। आई होप ये बात आपको दिख रही है। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन पूरा कैंसिल हो जाना है, और सर उस तरफ क्या बचेगा, सर उस तरफ बचेगा कितना सर, उस तरफ बचेगा 3x - 6/x। तो सर शायद हम एफ ऑफ एक्स निकाल पाने के काफ़ी करीब हैं, और जैसे एफ ऑफ एक्स निकलेगा इस सेट की जो हमसे डिटेल या इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो निकालेंगे। तो हमसे कोई कह रहा है कि एस एक्स सेट है जो कि कुछ इस तरीके से है, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x। वो सारे x जिनके लिए एफ ऑफ -x के इक्वल है। मैं पहले तो एफ ऑफ एक्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड करूँ तो बहुत ध्यान से सुनना क्लास, -3 से डिवाइड करती ये -3 1, ये 3/-3, ये हो जाएगा 3/-3, यानी कितना हो जाएगा -1, है ना, और ये हो जाएगा -6/-3, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। बड़ी सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, ये होगा +2। सर इस बेसिस पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स को रीराइट करना चाहूँ तो मुझे जो दिख रहा है वो ये नज़र आ रहा है, x इंटू एक्स हो जाएगा -x², ये होगा 2 डिनोमिनेटर में x, यानी मैं बेसिकली इसे लिखूंगा 2 - x²/x। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सर अगर एफ ऑफ एक्स आता है 2 - x²/x, है ना, एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है सर, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है 2 - x²/x। अब उसने एक सेट S डिफाइन किया है, किस तरीके से सर, उसने जो सेट x डिफाइन किया वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि उसमें जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं x की, वो तब निकल कर आती हैं जब एफ ऑफ -x के इक्वल हो। ये लाइन समझ आए स्टूडेंट्स। तो एफ ऑफ x कितना है सर, एफ ऑफ x है 2 - x²/x, है ना, और एफ ऑफ -x क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुना, एफ ऑफ -x के लिए सारे x की जगह क्या रख दूंगा, सारे x की जगह -x रख दूंगा। सो तो 2 तो एज इट इज रहने वाला है, x की जगह -x रखा तो -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वापस x² आ जाएगा। लेकिन एक छोटा सा चेंज ये होगा सर कि इस x की जगह क्या रखेंगे, इस x की जगह भी मैं -x रख दूंगा। आई होप ये लाइन आपको समझ आई। बड़ी सिंपल सी बात वो आपसे कह रहा था, वो क्या जानना चाह रहे सर, वो आपसे चाह रहा है x की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए एफ ऑफ -x के इक्वल हो। और अगर ऐसा सोचूं तो ये रहा एफ ऑफ x और ये रहा एफ ऑफ -x। एफ ऑफ x में अगर x की जगह x ही रखा क्योंकि एफ ऑफ x ही है, लेकिन एफ ऑफ -x निकालने के लिए x की जगह जब -x रखा तो ये प्लस ही रहने वाला है और ये -x हो जाएगा। सर सीधे सीधे ऐसे कैंसिल करना सजेस्ट कर रहे हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या? आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसा करो, उससे ना बात बिगड़ जाएगी, उससे शायद आप कुछ रूट्स फिगर आउट ना कर पाओ, कुछ रूट्स कैंसिल कर दो। सो आई डोंट रिकमेंड कि वेरिएबल्स को आप ऐसे ही कैंसिल कर दो, क्योंकि आप जब भी इक्वेशंस में वेरिएबल्स को आपस में कैंसिल कर देते हो ना, तो आप वो स्कोप हटा देते हो जिसकी वजह से शायद कुछ और रूट्स निकल पाते, कुछ और वैल्यूज निकल पाती। सो अवॉइड डूइंग दैट, है ना। कोशिश करिए कि सिंप्लीफिकेशन करके उनको फैक्टराइज कर पाओ, फैक्टराइज करके बातें और क्लियर होती हैं, वैल्यूज और ज़्यादा निकल के आ पाती हैं। तो वैल्यूज़ गायब होने, वैल्यूज़ एलिमिनेट होने या वैल्यूज़ हाइड होने का चांस होता है जब आप वैल्यूज़ एज इट इज़ ऐसे कैंसिल कर देते हैं। सो अवॉइड डूइंग दैट। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स की, एक छोटा सा काम करते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है देखो, इसको इस तरीके से लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस -x को मैं थोड़ी देर के लिए उठा के ऐसा रख दूँ, अगर इस -x को थोड़ी देर के लिए उठा के ऐसा रख दूँ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के इधर ला सकता हूँ। तो देखो क्या दिख रहा है, बड़ी सिंपल सी बात आपको नजर आ रही है। पहले तो आप देख पा रहे हो ये क्लियरली एक ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, आपको दिख रहा है ये क्लियरली एक ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। आपको मेरी बात समझ आई? क्योंकि सर जब एफ ऑफ -x निकाला तो क्या मिल गया सर, एफ ऑफ x ही मिला बट विद अ नेगेटिव साइन, मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और अगर एफ ऑफ -x माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आता है तो मैं पहले तो ये कह सकता हूँ कि एक ऑड फंक्शन, मतलब अगर मुझसे पूछा जाता कि एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ दैट दिस इज कॉल्ड और दिस इज गोइंग टू बी एन ऑड फंक्शन। आई होप ये लाइन आपको समझ आई। खैर, मैं अगर वापस इस क्वेश्चन पर आऊँ तो अगर मैं इस पार्ट को उठा के उधर शिफ्ट करूँ स्टूडेंट्स तो क्या दिखेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। वो कितना है क्लास, वो है 2 - x² और ये भी उठकर इधर आ रहा है, तो एज इट इज ये पार्ट ऐड हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 - x² x इज इक्वल टू 0, है ना।
और अब अगर मैं फिगर आउट करूं, अब अगर मैं सॉल्व करूं, तो अब आई वुड रिकमेंड कि अब करना इससे ज़्यादा बेहतर होगा और इस बेसिस पे निकालें आप। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2 उधर गया, x उधर गया, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है ना। अब इस x का क्या करें, तो इस x का कुछ नहीं कर सकते, तो न्यूमरेटर में बस हमारे पास बच रहा है 2 - x² = 0। ये करना ज़्यादा सही है। आप कहेंगे कि सर ये तो हम यहीं से ला सकते थे ना, आप यहीं से भी कैंसिल कर देते। प्लीज़ डोंट डू दैट, उस वजह से आप कुछ गलतियाँ कर देंगे, है ना। सो अवॉइड डूइंग दैट। तो अगर मैं यहाँ से चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करूँ, तो सर x² आता है 2, और जैसे ही x² आता है 2, सर x आता है ±√2। डू यू रियलाइज √2 का स्क्वायर भी 2 होगा और -√2 का स्क्वायर भी +2 ही होगा। तो जब x² 2 दिया हो तो हम x को लेंगे ±√2। आई होप ये बात समझ आ रही है। x की वैल्यू एनीवे 0 नहीं आ रही है, क्योंकि बस उसी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं था। तो x की मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या सर, +√2 और -√2। और अगर ये 2 वैल्यूज आई तो ये सेट x के अंदर जो x होंगे, ये जो सेट s है इसके अंदर जो x होंगे वो क्या क्या होंगे, सेट s के अंदर एक तो होगा √2 और एक होगा -√2। कन्वेंशनली आप जनरली छोटा नंबर पहले लिखते हो स्टूडेंट्स, आप इसको बेशक ऐसा लिखोगे -√2 एंड +√2, यानी मेरे पास ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। और इस बेसिस पे मैं कहूँ तो कैन आई से द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। क्योंकि सर S के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं सर, वो 2 हैं, -√2 एंड √2। आई होप बड़ी सिंपल सी बात आपको समझ आई। एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। एंड डिड यू रियलाइज हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं जो जेईई मेंस पूछ रहा है, हमने इससे भी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। बस पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि एग्जाम टफ नहीं है अगर आप प्रोसेस फॉलो करें। और इस एग्जाम में आसान और मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे, बेशक टफ क्वेश्चंस होंगे, बट हम आसान और मॉडरेट क्वेश्चंस को पहले टारगेट करेंगे ताकि हम एक अच्छा कट ऑफ, एक अच्छी रैंक ले आएँ, फिर हम टॉप करने का कोशिश करेंगे। आई होप आपको मोटिव या इंटेंट या अप्रोच समझ आ रही है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन समझ आता है कि इसमें 2 एलिमेंट्स कैसे हैं, हमने f(x) को कैसे वर्कआउट किया, ये अप्रोच कैसे यूज़ की, ये थोड़ी सी तिकड़म बढ़ाने वाली जो अप्रोच है कि कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो कैसे किया, और f(x) को वर्कआउट करके हमने f(x) और f(-x) के थ्रू जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाली, पूरी प्रोसेस आई होप क्लियर है। विद दैट स्टूडेंट्स, हम अब बढ़ेंगे जेईई मेंस 2019 में पूछे गए एक शानदार से क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है फंक्शन का नेचर, फंक्शन का बिहेवियर। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ज़रा, एक बार पढ़िए खुद से और ट्राई ज़रूर करिए, अटेम्प्ट ज़रूर करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स बाय योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उससे पहले बस एक छोटा सा सजेशन और दे देता हूं स्टूडेंट्स। इस बात को समझो कि ये जो फंक्शन कह रहा है वो ABCD, मतलब ये जो ऑप्शंस आपको दे रहा है ABCD, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव, आप ऑप्शंस की हेल्प से भी काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को वर्कआउट कर सकते हो। मतलब मैं कह रहा हूँ, देखो वो कह रहा है इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव नॉट इंजेक्टिव। तो 3 ऑप्शन में उसने क्या दे दिया, मैं बस एक हिंट देना चाह रहा हूं आपको। पहले ऑप्शन में किया नीदर इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। तो बस अगर आप ये पता कर लो ना कि इंजेक्टिव है या नहीं, तो शायद आप वर्कआउट कर पाओगे। आपको हिंट समझ आ रही है। ऑल्दो अगर वो नॉट इंजेक्टिव निकला तो फिर इन 3 ऑप्शंस पे चेक करना पड़ेगा। बट पहले मैं कहूंगा कि इसको सर्जेक्टिव चेक करने से पहले इंजेक्टिव चेक करना आप आसानी से कर लेंगे अगर आपको बेसिक्स याद है। तो एक बार जरा चेक करो स्टूडेंट्स और ट्राई करके बताओ कि क्या आप आंसर निकालोगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, सिंपल सी चीज दी हुई है। वो कह रहा है x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका सेट है A, है ना। डिफाइन अ फंक्शन a to r as f(x) is equals to 2x upon x minus 1। एक खास बात उसने कही है आपसे कि सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इस लाइन को याद रखिएगा। जब वो इसके f फंक्शन के डोमेन में कह रहा है कि वो डोमेन है सेट A, और सेट A क्या है, दैट x is not a positive integer। if x is not a positive integer it means x could be anything but not a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर वो नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिएगा, है ना। और फिर वो कह रहा है f(x) एक ऐसा कुछ एक फंक्शन है, तो f क्या है, देन f(s)। बड़ी सिंपल सी आपसे बात कही जा रही है, ये आपका ओवरऑल एक एक्सप्रेशन है और इन ऑप्शंस के थ्रू फिगर आउट करना है वो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, कैसा है। आई होप ये बातें हमें पता है। इंजेक्टिव यानी 1 to 1, 1 to 1 यानी x की एक वैल्यू के लिए y की ही एक ही वैल्यू एसोसिएटेड हो और मल्टीपल x y को डिनोट ना करें, वरना वो मैनी टू 1 बन जाता है, वो नॉन इंजेक्टिव हो जाता है। याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स। सर्जेक्टिव फंक्शन कैसा होता है, इनटू और ऑनटू वाली कहानी, यानी सर्जेक्टिव मतलब ऑनटू होना चाहिए, मतलब को डोमेन रेंज के इक्वल हो जाए, मतलब को डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली ना छूटे जिसकी प्री इमेज डोमेन सेट में एग्जिस्ट ना करती हो। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फिर वो इनटू होता है। ये बातें याद आ रही होंगी स्टूडेंट्स। इस बेसिस पे मुझे सारी बातें पता करनी है। सर सारी चीज़ें एक तरफ, एक छोटा सा काम करते हैं। पहले हम इसका ऑन टू और इनटू, मतलब ये जो 1 1 ऑन टू 1 1 है और ऑन टू है, ये पता करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन क्या डिफाइंड है पहले वो देखते हैं। सर फंक्शन दिया हुआ है y is equals to 2x upon what,
2x अपॉन x माइनस 1। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन दिया हुआ है सर। इस बेसिस पे सोचना है कि ये कैसे फिगर आउट होगा या कैसे हम पता करेंगे कि ये 1 to 1 है और ऑन टू है या ऑन टू इन टू है या मैनी टू 1 है। सर एक काम करते हैं, अगर 1 to 1 पता करना है तो हमारा एक सिंपल सा चेक होता है। मैं x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ सर x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, है ना। और अगर उन x1 और x2 के लिए मैंने f of x1 और f of x2 निकाला और f of x1 और f of x2 इक्वल आ गए, है ना। अगर मैं दो कैसी वैल्यू ले रहा हूँ x1 और x2 की, दो अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ और उनके लिए मैंने f of x1 निकाला और f of x2 निकाला, या उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाली स्टेप आपको याद होगी आई बिलीव कि सर मैं निकालता हूँ f of x1 और f of x2। सर ऐसा मैंने निकाल के चलना शुरू किया और फाइनली हमने स्टेप सॉल्व करते करते ये कंक्लूड किया कि सर जो x1 है अगर वो x2 के इक्वल है तो सर इस बेसिस पे आप क्या कहेंगे कि सर फंक्शन की x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज पे सेम वैल्यू थी, बट जब हमने इसे सॉल्व किया f of x1 और f of x2 तो हमको रियलाइज हो रहा है वो x1 और x2 अलग अलग वैल्यूज थी ही नहीं, वो x की सेम वैल्यू थी। और अगर ऐसा है तो इस सिनेरियो को डिपिक्ट करता हुआ, डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ ये जो सीन है, जो फंक्शन है, वो डेफिनेटली कैसा फंक्शन होता है, वो एक 1 to 1 फंक्शन होता है। क्योंकि सर x की मल्टीपल वैल्यू y की सेम वैल्यू जनरेट नहीं कर रही है, वो x की एक ही वैल्यू है, वो सेम ही वैल्यू है ना। तो हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं f of x1 और f of x2 को इक्वल रखता हूँ। तो ये आपका f of x है स्टूडेंट्स, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। f of x है ये सिर्फ, तो मैं f of x को इसके इक्वल मतलब दोनों सिनेरियो ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ f of x1 एंड मैं ले लेता हूँ f of x2, है ना। और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो सोचते हैं कि क्या बनेगा। और अगर इसे वर्कआउट करके निकालने की कोशिश की तो क्या बन रहा है सर, f of x1 क्या होगा 2x1 अपॉन कितना हो जाएगा सर x1 माइनस 1, और f of x2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x2 अपॉन x2 माइनस 1। आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला है और जैसे ही 2 से 2 कैंसिल होगा सर, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें, क्योंकि मैं x1 और x2 को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो अगर इसे ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसको इधर किया तो हो जाएगा x1 x2 माइनस कितना सर x1, और उस तरफ कितना हो जाएगा सर, उस तरफ भी हो जाएगा कितना x1 x2। आई होप आपको दिख रहा है x1 x2 माइनस कितना हो जाएगा x2। आई होप आपको ये स्टेप भी क्लियर हो रही है। और यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं सोचना चाहूँ तो मैं काफ़ी क्लोज हूँ इस बात को कह देने के कि देखो स्टूडेंट्स x1 x2 कैंसिल, तो माइनस x1 माइनस x2 के इक्वल है। और अगर सर आपको कोई कहे कि माइनस x1 माइनस x2 के इक्वल है तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि सर x1 x2 के इक्वल है। मतलब हम निकालने चले थे सर f of x1 और f of x2 इक्वल x की दो अलग वैल्यूज x1 और x2 के लिए, बट इवेंचुअली वी रियलाइज्ड, वी फिगर्ड आउट दैट x1 एंड x2 बोथ आर इक्वल एंड इफ दे हैपन टू बी इक्वल, हम क्या कंक्लूड करेंगे सर कि सर ये मैनी टू वन फंक्शन नहीं है। यस क्योंकि सर मैनी टू वन तो तब होता जब x2 और x1 दो अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू जनरेट करता है, f of x1 और f of x2 सेम होती है। बट हमने ये पाया कि सर अगर ये अलग अलग सेम वैल्यूज दे रहा है, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू दे रहा है, तो वो x की अलग अलग वैल्यूज नहीं है, वो x की सेम ही वैल्यू है, मतलब वो वही वैल्यू है। तो क्लियरली ये कैसा फंक्शन है, ये एक 1 to 1 फंक्शन है। तो पहला कंक्लूजन तो मैं जो दे पा रहा हूँ कि सर इस a वाले डेटा को भी यूज करूँ या ना करूँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सर ये एक 1 to 1 फंक्शन है। और अगर ये एक 1 to 1 फंक्शन है तो मैं इसे बेहतर लैंग्वेज में एक इंजेक्टिव फंक्शन तो कह ही दूंगा, है ना। और इंजेक्टिव मुझे कहाँ का दिख रहा है सर, इंजेक्टिव मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला नीदर इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव जब उसने ऐसा कहा तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ इसी बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन का IIT JEE मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसमें मैं ये इन्फॉर्मेशन ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि बिना ही इसको आंसर को कर सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ कह रहे हैं नीदर इंजेक्टिव, यहाँ भी कह रहे हैं नॉट इंजेक्टिव और यहाँ भी कह रहे हैं नॉट इंजेक्टिव, तो बचा क्या ऑप्शन ए। बट फिर भी फॉर आर क्लैरिफिकेशन, फॉर मोर क्लैरिटी, या इस इंफॉर्मेशन को ऑन टू या इन टू फिगर आउट करने के लिए कैसे यूज करेंगे, हम पता करते हैं कि सब्जेक्टिव होगा या नहीं। आई होप आपको लाइन समझ आ रही है। तो सर पता करते हैं ये जो फंक्शन हमें दिया जा रहा था क्या सर, f of x, जो कि लिखा हुआ है 2x अपॉन x माइनस 1, ये सर्जेक्टिव होगा या नहीं। आई होप आपको सर्जेक्टिव समझ आता है। सर सर्जेक्टिव के लिए मैं इसके डोमेन और को डोमेन की हेल्प लूंगा, मतलब मैं a से r तक की वैल्यूज की हेल्प लूंगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। इस बेसिस पे अगर मैं सोचना चाहूँ तो बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने नजर आ रही है सर एक बड़ी ज़रूरी बात कि f of x को जब उसने डिफाइन किया तो उसने a से r में डिफाइन किया। और a क्या था सर, याद करो स्टूडेंट्स, a बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। a जो था दैट x वो सारी वैल्यूज हैं जो कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेता है। और सर बस इतना कह देने भर से ही तो बहुत कुछ समझ आ गया। आप बात समझो स्टूडेंट्स, अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं ले रहा है, मतलब एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान के देखो, अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं ले रहा है, मान लो ये पॉजिटिव इंटीजर लेता है जैसे 5,
आप समझ रहे हैं बात कितनी ज़रूरी है, और इसी बात से बात क्यों बन जाएगी जब ए में वो कह रहा है कि सर x जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दिस इज नेवर अ पॉजिटिव इंटीजर। उसने ये कहकर आपका काम कितना आसान कर दिया है, बात कितनी क्रूशियल, कितनी इसेंशियल कह डाली उन्होंने। आप समझो इस बात को स्टूडेंट्स, जब वो कह रहा है कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बात समझो स्टूडेंट्स। मान लेते हैं मैं एक नंबर लेता हूं, मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेके बताता हूं, जैसे मैंने लिया +5, तो जैसे ही f ऑफ +5 निकाला, ऑल्दो आप +5 नहीं निकाल सकते इस फंक्शन के डेफिनेशन से, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने f ऑफ 5 निकाला होता तो क्या था सर, वो आता कितना 2 × 5, और इधर कितना आ रहा होता, इधर आता 5 - 1। डू यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? और 2 × 5 कितना होता है सर, मोटा मोटा कितना होता है 10, और 5 - 1 कितना होता है 4, है ना, और 10/4 कितना होता है 2.5। मेरा कंसर्न बड़ा सिंपल सा है सर चूंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये 1-to-1 फंक्शन है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, चूंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये 1-to-1 फंक्शन है, यानी बात समझना स्टूडेंट्स, इसकी अगर मैं मैपिंग करूं तो इसका डोमेन है कौन सा, सेट ए, ये क्या है स्टूडेंट्स इसका डोमेन, और आपने इस पर क्या अप्लाई किया स्टूडेंट्स, एक फंक्शन f ऑफ x, और यहाँ पे क्या है इसका कोडोमेन, और इसका कोडोमेन वो क्या कह रहा है, प्लीज उस बात को समझिएगा, इसका कोडोमेन क्या कह रहा है, ऑल द रियल नंबर्स, मतलब इसके कोडोमेन में डेफिनेटली सर एक नंबर होगा 2.5, और 2.5 की टेक्निकली जो मैपिंग होनी चाहिए वो किससे होगी, 5 से, क्योंकि ये 1-to-1 फंक्शन है तो 2.5 को कोई और तो मैप कर नहीं रहा होगा, क्योंकि 1-to-1 फंक्शन होने के कारण क्या हो रहा होगा स्टूडेंट, सोच के देखो, 1-to-1 फंक्शन होने के कारण 2.5 को 5 से ही मैप करना होगा। बट ये क्या गड़बड़ कर रहे हो सर आप, ये क्या गड़बड़ कर दिया आपने सर, 5 तो इसके डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप बात समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, 5 तो इसके डोमेन में है ही नहीं, आपने क्या करा, 5 तो डोमेन में कैसे आ गया, 5 तो यहाँ है ही नहीं ना सर, आपको बात समझ आई। 5 क्यों नहीं है सर, क्योंकि a जो है वो क्या है सर, a सेट के अंदर वो वैल्यूज नहीं है जो कि x की कोई इंटीग्रल वैल्यू है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं वहां। तो अगर यहाँ +5 नहीं है मतलब 2.5 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है डोमेन सेट में, मतलब देयर इज एन एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट which does not have any pre-image in the domain set. And if we ever encounter such a scenario where जहां पे आपको कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी प्री इमेज नहीं होती है, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शन को हम इनटू कहते हैं, क्योंकि ये ऑनटू नहीं है, क्योंकि बेशक सर इसकी रेंज कुछ आएगी बट इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जिनकी प्री इमेज मुझे नहीं मिलेगी। मुझे तो एक भी एलिमेंट ऐसा मिले तो बात बन जाती है, हम कह देते हैं इनटू होता है, बाकी और भी बहुत सारे होने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ होगी। सर ऐसा क्यों 2.5 किसी और वैल्यू से नहीं आ सकता क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एक 1-to-1 फंक्शन है। 1-to-1 फंक्शन मतलब 2.5 आपको एक ही वैल्यू से मिलेगा जो कि क्या होगी 5। आपको बात समझ आ रही है? और 5 डोमेन में है नहीं क्योंकि उसके डोमेन की डेफिनेशन हटा दी है, तो बेशक इसका अकेला छूट जा रहा है, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करना तय है। यानी हम कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन होगा सर, ये एक इनटू फंक्शन होगा। ये क्लियरली एक इनटू फंक्शन के साइंस है। और सर अगर ये एक इनटू फंक्शन है, अगर ये एक इनटू फंक्शन है तो मैं बिल्कुल सर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ये एक नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ऑन टू होता तो मैं क्या कहता सर्जेक्टिव। तो सर बेशक ये एक इंजेक्टिव फंक्शन था और एक नॉन सर्जेक्टिव होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट हम यहाँ तक नहीं भी आते तो भी मैं कह सकता था, पर फिर भी हम इतना देखकर ही कहेंगे कि नॉन सर्जेक्टिव, और हम और स्पेसिफिक आंसर लिखेंगे ऑप्शन ए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम आंसर ऑलरेडी कर चुके थे, बट मैं आपको और क्लैरिटी देना चाह रहा था, मैं फंक्शंस की और अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि देखो सोचने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं और आप चीज़ों को और क्लैरिटी के साथ ऐसे देख सकते हो। तो मैं बस आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव और ब्रॉडर व्यू देना चाह रहा था कि देखो चीज़ें ऐसी दिखेंगी, ऐसी लगेंगी या ऐसी होंगी। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक और क्वेश्चन समझेंगे क्लास। आई होप इनटू ऑन टू को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अप्रोच पूरी समझ आई। एक और शानदार क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019 का सवाल, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आई थिंक कंपोजिट फंक्शन की भी नॉलेज आ सकती है शायद, जैसा भी हो आप एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर हम साथ में देखेंगे। आई होप आप वीडियो पॉज करके ट्राई तो ज़रूर करते हैं, हो या ना हो वो एक अलग बात है। सो एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ध्यान से सुनिएगा। क्या वो कह रहा है पहले वो समझते हैं। वो क्या कह रहा है क्लास, वो कह रहा है एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीधी सी बात है सर, ये कन्वेंशन ने सीखा है, जो कैपिटल एन होता है वो जनरली सारे नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5, है ना। एंड टू फंक्शंस एफ एंड जी, तो एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, बी डिफाइंड एस। एफ और जी दोनों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही डिफाइंड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों कह रहा है वो सर? अगर मैं एफ ऑफ एक्स की में मैपिंग देखूंगा, एफ ऑफ एक्स की मैपिंग देखूं या जी ऑफ एक्स की मैपिंग देखूं या जी ऑफ एक्स की भी मैपिंग देखते, तो सर वो नेचुरल से नेचुरल ही है।
मतलब वो 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, अभी मुझे ये नहीं पता, वही हमें पता करना है, बट वो नेचुरल ही होगी, मतलब जो भी होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू सिनेरियो, बट वो कुछ ऐसी होगी कि 1 से कुछ मैप्ड होगा, कोई नेचुरल नंबर, 2 से कोई होगा, 3 से कोई होगा, और यहाँ पे भी जो होंगे वो नेचुरल नंबर ही होंगे। यानी चाहे डोमेन या को डोमेन, इसकी मैपिंग जो होगी वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की होगी। बस अब ये पता करना है कि ये 1 1 है या मैनी 1 है या फिर ये ऑन टू है या इन टू है। आई होप प्रोसेस क्लियर हो रही है। पर इन सब बातों से पहले मुझे जो फिगर आउट करना है वो ये कि सर यहाँ पे कैसे सोचेंगे, इसको कैसे फिगर आउट करेंगे। इसके बारे में उसने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लिख के कह दी है कि आपका एफ ऑफ एन है और ये आपका जी ऑफ एन है, और आपसे वो एफ ऑफ एन या जी ऑफ एन की जानकारी नहीं ले रहा है। वो आपसे एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को नहीं पूछ रहा है कि वो ऑन टू है या इन टू, वो तो आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक कैसा फंक्शन है। क्या आपको रियलाइज हुआ है क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि इस बार एफ ऑफ एन की डेफिनेशन कुछ ट्रिकी से मैनर में दी गई है। तो शुरुआत करते हैं क्लास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहले तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फॉग। फॉग मतलब क्या निकालना होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। और जब आप निकालना चाहेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मैं तो कहूँगा कि सर मुझे तो एफ ऑफ एक्स पता है क्या होता है। सर मुझे पता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है। सर हमने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स को मैं एफ ऑफ एन ही लिख दूंगा, घबराना मत। सर एफ ऑफ एन होता है एन प्लस 1/2 और n/2। ये कब कब होते हैं वो भी हम बात कर लेंगे। एफ ऑफ एन हमेशा होता है सर एफ ऑफ एन, मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस एक्स को हटा के आप क्या लिख लीजिए, इस एक्स को हटा के आप एन ही लिख लीजिए। तो एफ ऑफ एन जो था, याद करिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एन क्या था सर, एफ ऑफ एन था n प्लस 1/2। अगर एफ ऑफ एन n प्लस 1/2 था तो एफ ऑफ जी ऑफ एन क्या होगा सर, ये होगा जी ऑफ एन प्लस 1/2। लेकिन कब सर, कब? जब एफ ऑफ एन n प्लस 1/2 हो रहा था, तब जब n था ऑड। जब क्या था सर, जब n था ऑड। लेकिन सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर n ऑड होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो डेफिनेशन देनी होगी उसके अकॉर्डिंग gn को ऑड होना होगा। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वेयर gn इज व्हाट, gn इज एन ऑड नंबर। आई होप आपको बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधी सी डेफिनेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आपको चीज़ें हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक जब जी एन ऑड है तो एक और डेफिनेशन बनेगी ना स्टूडेंट्स, जब कंपोजिट बनते हैं तो दोनों तरह की बातें क्लब होती हैं। जब जी एन ऑड है लेकिन एन क्या होगा स्टूडेंट्स, एन अब ऑड भी हो सकता है। और सर एक और कंडीशन क्या बना सकते थे आप, यही डेफिनेशन कि gn प्लस 1/2 बेसिकली फॉर ऑल। ऑब्वियसली gn क्या हो सकता था सर, gn क्या हो सकता है, ऑड। लेकिन इस केस में भी आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि सर उस केस में जब n क्या हो सर, जब n एक इवन नंबर हो। जब n क्या हो सर, जब n एक इवन नंबर हो, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा सर। सर अब n नहीं पता है ना, n कुछ भी हो सकता है, एक n इवन नंबर भी हो सकता है और n एक ऑड नंबर भी हो सकता है। तो पहली दो डेफिनेशन से निकल के आती है। याद है आपको कंपोजिट फंक्शंस में जब आपको इस तरीके से डेफिनेशंस दे दी जाए फंक्शन की, तो कंपोजिट फंक्शंस कैसे सोचे जाते हैं सर, ना सिर्फ ये दो डेफिनेशन, बट अभी तो दो डेफिनेशंस वो भी बनेंगी जब n इवन होता है। जब n इवन होता है उस केस में, यानी याद करो स्टूडेंट्स, जब n इवन था तो फंक्शन की डेफिनेशन थी n/2, लेकिन अब f ऑफ n नहीं है, अब f ऑफ g ऑफ n है। तो जब f ऑफ g ऑफ n है, कब? जब g ऑफ n इवन है स्टूडेंट, जब g ऑफ n इवन है। तो डेफिनेशन क्या होती है, g ऑफ n/2। आई होप आपको याद आ रहा है। ये कब होगा सर, ये वो डेफिनेशन है जब g ऑफ n क्या होगा सर, जब g ऑफ n इवन होगा, एंड सर एक केस जब n भी क्या है, इवन, पहला सिनारियो। दूसरी बात स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये कि वही डेफिनेशन g ऑफ n/2, लेकिन ये डेफिनेशन कब सर, ये डेफिनेशन जब g ऑफ n क्या है सर, g ऑफ n को तो इवन ही होना पड़ेगा, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे क्या, कि सर n क्या रहा हो, ऑड। क्या आपको सारे कॉम्बिनेशन समझ आ रहे हैं? आई होप ये बहुत डिफिकल्ट नहीं बन रहा है, ये बातें सिंपल सी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं, ये सीधी सी चीज़ें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब अगर मैं इस पहले वाले पार्ट को एक्सप्लोर करता हूँ, इस पहले वाले सीन को समझने की कोशिश करता हूँ, तो ये लिखा हुआ है g ऑफ n प्लस 1/2, है ना। कब सर, g ऑफ n तब जब n ऑड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, सर g ऑफ n बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन नहीं था सर। g ऑफ n में थोड़ी डेफिनेशन थी कि n ऑड है तो ऐसा लिखो, n इवन है तो ऐसा लिखो। तो g ऑफ n के साथ n को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने ही इसलिए ऐसा लिखा स्टूडेंट्स कि सर अब g ऑफ n को भी तो देखना पड़ेगा, अब g ऑफ n को भी तो देखना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन, n के अकॉर्डिंग। मतलब n ऑड है तो वो कैसा है, n इवन है तो वो कैसा है। तो हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब n इतना मैटर नहीं करता है। हमारे लिए जो बात मैटर करती है वो क्या, कि g ऑफ n कैसा है और g ऑफ n यहाँ पे कैसा है।
आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो n हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, यानी मैं बड़ी सिंपल सी दो डेफिनेशन में इसको कंक्लूड कर सकता हूँ कि g ऑफ n प्लस 1/2 जब g ऑफ n ऑड है और g ऑफ n/2 जब g ऑफ n इवन है। क्योंकि स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है, g of n is independent of the value of n as far as n being an even or odd is considered। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, g of n की वैल्यू तो सेम ही है ना, g of n की डेफिनेशन ऐसी अजीब सी थोड़ी दी गई है। g of n की तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है ना, g of n की डेफिनेशन क्या है, n माइनस माइनस 1 to the power n। तो g of n n की वैल्यू पर अभी फिलहाल n की इवन या ऑड होने से ज्यादा हैम्पर नहीं हो रहा है, ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। आई होप आपको बात समझ आ रही है, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने ये सारे सिनेरियो रखना चाह रहा हूँ। अब इसी बात को अगर मैं समझो, आप चाहे तो चारों को लेके चलें, आप चाहे दो को लेके चलें, आंसर पे कोई इंपैक्ट कोई असर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप चारों को लेके चलें तो आप और क्लैरिटी के साथ बढ़ सकते हो, इसलिए मैंने चारों सिनेरियो बनाए। कैसे बना रहा हूँ, कैसे समझ रहे हैं, उस बात को समझना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने यही लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जी ऑफ एन, लेकिन और बेहतर और क्लियर मैनर में। बहुत ध्यान से सुनना। पहला पार्ट, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था, g ऑफ n प्लस 1/2। तो g ऑफ n प्लस 1/2 और g ऑफ n क्या है स्टूडेंट्स, n माइनस 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर n, है ना। तो ये कितना है स्टूडेंट, g ऑफ n प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये था n माइनस, है ना। तो कितना हो जाएगा, n माइनस माइनस 1 टू द पावर n, और फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फिर लिखा हुआ है +1/2। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ रही है। और ये कब हो रहा है सर, ये तब हो रहा है जब g ऑफ n क्या है, जब g ऑफ n क्या है स्टूडेंट्स, ऑड है ना। और g ऑफ n ऑड होने के साथ साथ हमने एक और डेफिनेशन देखी क्या, कि n भी क्या है स्टूडेंट्स, ऑड है। तो n को भी क्या होना पड़ेगा, ऑड। इस डेफिनेशन को हम फुलफिल करता हुआ देखेंगे और समझेंगे कि इसके डेफिनेशन में क्या हेर फेर या बदलाव आएंगे। सर एक और डेफिनेशन थी यही ऐसी कुछ, कि n माइनस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1/2 जैसा ही था फॉर ऑल ऑब्वियसली g ऑफ n बीइंग ऑड। बट इस बार हमने n को कैसा कंसिडर कर लिया था क्लास, इस बार हमने n को कंसिडर कर लिया था इवन। आई होप आपको इस तरह की डेफिनेशंस में कंपोजिट फंक्शन निकालना समझ आ रहा है, हमने सीखा भी था स्टूडेंट्स। सिमिलरली मेरे पास एक और डेफिनेशन थी क्या, कि सर g ऑफ n/2, g ऑफ n/2 एंड व्हाट इज g ऑफ n। सर g ऑफ n बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये वाली, मतलब n माइनस 1 टू द पावर n/2। सर ये कब था, सर ये तब था जब आपका g ऑफ n क्या था, g ऑफ n आपका एक इवन फंक्शन था। और अगेन दोनों सिनेरियो, पहला सिनेरियो ले लेते हैं, लेट्स से n क्या है सर, इवन, और दूसरा सिनेरियो क्या ले लेते हैं सर, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो सर कब, जब वही डेफिनेशन n माइनस 1/n माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियसली g ऑफ n तो जो है वो क्या है सर, ये वो सिनेरियो जब g ऑफ n एक इवन फंक्शन है, इवन वैल्यू है, एंड इवन फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, एक इवन वैल्यू है, और n कैसी है सर, एक n एक ऑड वैल्यू ले रहा है। सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो आप, इतना घुमा के क्यों लिख रहे हो, कारण है, बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी बातें हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। अब समझना सर, अगर n हुआ ऑड, अगर n हुआ ऑड तो -1 की पावर ऑड क्या देगा स्टूडेंट्स, -1। बहुत ध्यान सुना। और -1 की पावर ऑड होती है -1, और माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1। तो कितना हो जाएगा, n + 1 यानी हो जाएगा n + 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, n + 2, है ना। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, n + 2/2। और अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, n/2 + 1। आई होप आपको बात समझ आ रही है, ये कितना हो जाएगा, n/2 + 1। तो एक बेहतर लैंग्वेज हो जाएगी फॉर ऑल g ऑफ n बीइंग ऑड एंड n इज ऑड। आई होप ये लैंग्वेज समझ आई। सेम कहानी यहाँ पे रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ पे क्या डेफिनेशन बनेगी, बहुत ध्यान से सुनना। सर यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखूँ तो n अगर इवन है, अगर आपका n इवन है तो क्या हो रहा है सर, अगर n इवन है तो -1 की पावर इवन, क्या आपको रियलाइज हो रहा है, -1 की अगर एक इवन पावर है तो +1 हो जाने वाली है, और +1 के आगे माइनस लगाए तो -1 + 1 यानी 0। तो बचेगा क्या, सिर्फ n/2। आई होप आपको ये बातें डाइजेस्ट हो रही हैं और चीज़ें समझ आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, n/2। डू यू रियलाइज सर, अब g ऑफ n की वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, g ऑफ n ऑड हो या इवन, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वापस अगर यहाँ पे g ऑफ n इवन है तो फर्क किस बात से पड़ रहा है, n के इवन या ऑड होने से। क्योंकि n अगर वापस इवन हुआ तो ये वापस डेफिनेशन कैसी देगा, बहुत ध्यान सुनना। जैसे ही n इवन हुआ तो सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स, n के इवन होते ही -1 की पावर n, और -1 की पावर n क्या हो जाती है सर, -1 की पावर इवन, n क्या है स्टूडेंट्स, एक इवन वैल्यू। तो -1 की एक इवन पावर यानी +1, तो हो जाएगा n - 1/2। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगी, n - 1/2। आई होप दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग एनीवन, दिस इज गोइंग टू बी n - 1/2। सिमिलरली सर यहाँ पे n क्या है, यहाँ पर n है ऑड, -1 की एक ऑड पावर विल गिव यू -1,
-1 विल गिव यू +1। तो ये कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है n+1/2। तो इस तरीके से मुझे डेफिनेशंस मिलेंगी। ये क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, n+1/2। आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको समझ आई कि मेन कंसर्न क्या होगा स्टूडेंट्स, डिसाइडिंग फैक्टर कि n इवन है या ऑड। बेशक हमें ये भी इंश्योर करते चलना है कि g ऑफ n कैसा आने वाला है, इवन या ऑड, वो भी डिसाइडिंग पैरामीटर होगा। बट इस तरीके से इस f ऑफ g ऑफ n की डेफिनेशन निकल के आएगी इन 4 अलग अलग सिनेरियो में। कैसा कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स कि g ऑफ n भी ऑड है, n भी ऑड है। सर g ऑफ n ऑड है लेकिन n इवन है, सर g ऑफ n इवन है लेकिन n इवन है, और g ऑफ n इवन है लेकिन n ऑड है। तो इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। उन चारों सिनेरियो में इस फंक्शन ने एक अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग पैटर्न शो किया। कहीं पे भी कुछ कॉमन दिखा रहा होता, सेम दिखा रहा होता, तो मैं उन सिनेरियो को मर्ज कर देता। यहाँ पर कहीं पर क्लैश हो रहा होता तो उन सिनेरियो को मैं रिजेक्ट कर देता, मैं हटा देता। लेकिन मुझे तो चीज़ें कुछ ऐसी होती हुई दिखी। लेकिन क्या सर थोड़ी और क्लैरिटी लाई जा सकती है, थोड़ा और इसे समझा जा सकता है? मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ इस बात को समझिएगा। सर जब n ऑड है, सर जब n ऑड है, मैं एलिमिनेशन को एक बार और कंसिडर कर रहा हूँ। सर जब n ऑड है तो g ऑफ n कैसा है, हम वो सोचने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इसी सिनेरियो को और समझने की कोशिश करते हैं। सर जब n ऑड है, याद करो स्टूडेंट्स, सर अगर n ऑड होता है, बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, n क्या है स्टूडेंट्स, एक ऑड नंबर है। इस फंक्शन की डेफिनेशन को समझना। फंक्शन क्या है सर, g ऑफ n है ना। g ऑफ n को मैं समझाना चाह रहा हूं इस पर्सपेक्टिव से कि g ऑफ n की हमारे अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, n माइनस माइनस 1 टू द पावर n। लेकिन मैं g ऑफ n की डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूं कुछ केस में, सर जब n ऑड है और जब n इवन है। बहुत ध्यान से सुनना क्लास, बहुत काम की बात मैं अब कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सर जब n ऑड है तो देखो, अगर n हुआ ऑड तो -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सोच के बताओ। -1 की पावर ऑड कितनी हो जाने वाली है, क्लिक करिए स्टूडेंट्स। -1 की एक ऑड पावर होगी -1, और माइनस ऑफ -1, आई होप यू आर रियलाइजिंग, माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगी, +1। तो कितना हो जाने वाला है, n+1। और मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात जो आपको क्लिक होनी चाहिए थी, कि सर अगर n एक ऑड नंबर है तो n+1 क्या होगा, इवन। तो सर जब जब n ऑड होगा g ऑफ n कैसा होगा, इवन। मतलब फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू ऑड, जब भी n एक ऑड नंबर होगा g ऑफ n इज गोइंग टू बी एन इवन फंक्शन, एन इवन वैल्यू, इट विल गिव यू एन इवन वैल्यू। इवन फंक्शन नहीं होगा, एक इवन वैल्यू जनरेट करेगा। क्या लाइन समझ आ रही है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, उसने g ऑफ n को इस तरीके से डिफाइन किया, और हमें पता था n जो है, n कुछ नहीं है, n हमेशा एक नेचुरल नंबर है। आई होप आपको बात समझ आ रही है, उसकी डोमेन में ही n एक नेचुरल नंबर है। इस बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि g ऑफ n को भी रीडिफाइन कर सकते थे। मैं उस डेफिनेशन को थोड़ा बॉयल डाउन करके सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो सर जब n ऑड है, जब n ऑड है, फिर से कह देता हूँ सुनो, तो -1 की ऑड पावर -1, माइनस ऑफ -1 +1, तो ये हो जाएगा n+1। और n+1, सर अगर n ऑड था तो n+1 कैसा नंबर होगा, सर ऑड +1 विल गिव यू एन इवन नंबर। तो g ऑफ n इवन हो जाएगा अगर n ऑड है। ये लाइन समझ आई स्टूडेंट्स? सिमिलरली सर अगर n एक इवन नंबर है, सर अगर n एक इवन नंबर है, फिर से सुनो, सर अगर n इवन नंबर है तो -1 की पावर n+1, तो हो जाएगा n-1। तो g ऑफ n हो जाने वाला है n-1 जब n एक इवन नंबर है। और फिर वही बात, अगर n इवन है तो इवन -1 ऑड, इवन से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है इंटीजर्स में, ऑड। तो उस केस में हमारा g ऑफ n कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑड। तो आपको बात समझ आ रही है? मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि n जब ऑड होगा तो g ऑफ n ऑड होगा ही नहीं, g ऑफ n इवन होगा। तो मैं ये वाला केस तो हटा ही दूंगा ना। कौन सा केस सर? सर जब n ऑड है, जब n ऑड है, याद करो स्टूडेंट्स, जब n ऑड है, जब n ऑड है तो g ऑफ n इवन ही होगा, बस यही कैसे लेंगे। तो जब n ऑड है स्टूडेंट्स तो g ऑफ n इवन ही होगा, यानी जब n ऑड है तो g ऑफ n इवन ही होगा। तो पहले तो आप सिर्फ इस वाले सिनेरियो को ही कंसिडर करेंगे। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो पहला तो आपको कंसिडरेशन में सिर्फ इसी फंक्शन को लेना है, क्योंकि सर जब n ऑड है तो g ऑफ n इवन है। उल्टा एक और चीज सर, कि सर जब n ऑफ n जब इवन था, सर जब n इवन था तो g ऑफ n क्या था, ऑड। सर जब n इवन था तो g ऑफ n क्या था, ऑड। तो इस वाले सिनेरियो को भी लेंगे कि सर जब n इवन था तो g ऑफ n क्या था, ऑड। मतलब आप सिर्फ यही दो डेफिनेशंस कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स। और आपकी ये जो दो डेफिनेशंस आई थी, कौन सी स्टूडेंट्स, एक तो ये वाली और एक वाली, ये डिस्कार्ड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सर जब आप कह रहे थे कि n ऑड है और gn ऑफ भी ऑड है, तो ऐसा हो ही नहीं रहा है ना। तो ये डेफिनेशन डज नॉट मैटर फॉर अस एट ऑल, इस डेफिनेशन का वजूद ही नहीं है। तो अगर मैं f ऑफ g ऑफ n और स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो f ऑफ g ऑफ n कैसे डिफाइन करेंगे? आई होप आपको ये बातें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लग रही हैं और क्लियर सी लैंग्वेज में। अब अगर मैं f ऑफ g ऑफ n लिखना चाहूँ, अगर मैं f ऑफ g ऑफ n लिखना चाहूँ
तो क्या मैं इसे देखकर बहुत स्पेसिफिकली एफ ऑफ जी ऑफ एन लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि सर जब एन इवन होता है तो जी ऑफ एन सिर्फ ऑड होता है, जी ऑफ एन ऑड सॉरी, जब एन इवन होता है तो जी ऑफ एन सिर्फ ऑड ही हो सकता है, क्योंकि एन के इवन होने में जी ऑफ एन इवन नहीं होता है, हमने वर्कआउट किया। और सर जब एन इवन होता है, जी ऑफ एन ऑड होता है, तो इस तरीके से फंक्शन निकल के आता है। बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने स्टूडेंट्स। सिमिलरली सर जब एन ऑड होता है तो जी ऑफ एन सिर्फ इवन ही होता है, और अगर जी ऑफ एन इवन ही होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे निकल के आती है जब एफ और जी का कंपोजिट आप निकालते हैं। तो आपके सामने ये दो पार्ट हट जाएंगे और ये डेफिनेशन निकल के आएगी। जल्दी से इस डेफिनेशन को बनाइए स्टूडेंट्स, और अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है, क्योंकि अब आपने डिफाइन कर दिया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है। तो एक बार एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफाइन करके बस ये देखो स्टूडेंट्स कि ये कैसा फंक्शन है। क्या ये एक ऑन टू है, इन टू है, या फिर 1 to 1 है, या मैनी टू 1 है। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स, इस स्टेप से फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट मेरे ट्राई करवाने से पहले प्लीज एक बार खुद से ट्राई करिए। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। आई होप इस फंक्शन को रीडिफाइन किया आपने, मतलब इन दोनों को बॉइल डाउन करके फाइनल डेफिनेशन की आप लिख पाए। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? एफ ऑफ जी ऑफ एन हम लिखने वाले हैं, है ना। एक सेकंड दीजिए मुझे। एफ ऑफ जी ऑफ एन जब हमें लिखना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एन जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये होगा आपका एफ ऑफ जी ऑफ एन, और उसकी जो अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, इससे अब हम पता करेंगे कि 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है, या मेनी वन है, जो भी हम कहा नहीं पता। n बाई टू, जी ऑफ एन का ऑर्डर इवन होना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जी ऑफ एन है ही नहीं, तो मैं तो सीधा सीधा लिखता हूँ n बाई टू जब n क्या है? इवन। तो पहली डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे सामने आ रही है, एफ ऑफ जी ऑफ एन होगा n बाई टू फॉर ऑल n विच आर इवन। आई होप ये साइंस अब आपको समझ आते हैं। सिमिलरली सर एक और डेफिनेशन का हिस्सा है n प्लस 1 बाई टू, जी ऑफ एन से अगेन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जी ऑफ एन की मौजूदगी है ही नहीं। तो n प्लस 1 बाई टू जब n ऑड है तो क्या आने वाला है सर? ये सर ये आने वाला है n प्लस 1 बाई टू, n प्लस 1 बाई टू जब n क्या है? आई एम रियली सॉरी, n प्लस 1 बाई टू फॉर ऑल n विच आर क्लियरली ऑड। n कितना है स्टूडेंट्स? n एक ऑड वैल्यू है ना, वो इवन है तो ये ऑड। तो n की सारी इवन और ऑड, क्योंकि सर n सारे नेचुरल नंबर्स है। आई होप आपको याद होगा n हमारे क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स है ना, और अगर n सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो n या तो इवन होगा या ऑड, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अगर n ऐसा कुछ है 2 4 5 6 तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और n अगर ऑड है तो कुछ ऐसा बनेगा। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और समझ सकते हैं कैसा, मतलब मैं और फिगर आउट कर सकता हूँ क्या? एफ ऑफ जी एन को थोड़ा मैं और सोच सकता हूँ क्या कि एफ ऑफ जी ऑफ एन कैसा बनेगा? सोचने की कोशिश करते हैं। सर पहली बात तो ये कि सर मैं जितना सोच पा रहा हूँ, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एन को फिगर आउट करो मैं एक डिफाइंड वे में, मतलब अब उसका ओवरऑल निकालना चाह रहा हूँ कि वो कैसा दिखेगा। तो सर एन की इवन और ऑड दोनों वैल्यू ट्राई कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। सर जब एन की इवन वैल्यू ट्राई की, इवन वैल्यू मतलब क्या सर? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एन की जब आप इवन वैल्यू लोगे तो एन की वैल्यू क्या लोगे? जैसे आप क्या लोगे? 2 4 6 8 और ऐसी, है ना। और सर जब आप एन की ऑड वैल्यू लोगे मतलब क्या लोगे? मैं बस लिख दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इमेजिन करना आसान हो। एन की ऑड वैल्यू मतलब क्या? 1 3 5 7 9, और जब ये वैल्यूज लेते चले जाओगे तो सोच के देखो, जब इवन वैल्यू रखी तो n बाई टू मतलब क्या? 2 बाई टू, 4 बाई टू, 6 बाई टू, 8 बाई टू, और 2 बाई टू यानी 1, 4 बाई टू यानी 2, 6 बाई टू यानी 3, 8 बाई टू यानी 4। तो आपको रियलाइज हो रहा है कि अब जब आप n बाई टू रख रहे हो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलता जा रहा है आपको? 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज मिलती चली जा रही हैं। सर सिमिलरली अगर मैंने n की ऑड वैल्यूज रखी तो ऑड वैल्यूज रखने पे क्या मिलेगा? सर जैसे वैल्यू रखी 1 प्लस 1 2, 2 बाई टू 1, सुनना बहुत ध्यान से। सर n की वैल्यू 3 ट्राई की, 3 प्लस 1 4, 4 बाई टू 2। सर n की वैल्यू 5 ट्राई की, 5 प्लस 1 6, 6 बाई टू 6 बाई टू 3। आपको बात समझ आ रही है? मतलब n की ऑड वैल्यू से भी आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा। मतलब अगर मैं आपको इसकी मैपिंग समझाना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मैपिंग सोचो कैसी दिखेगी। ये आपका डोमेन है, डोमेन में आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 ऑड इवन सारे सब तरह के, और आपके को डोमेन में भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। यही उसने कहा था, को डोमेन में भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे? 1 2 3 4 5। लेकिन सर मैंने एक बात देखी, मैंने अगर गौर से देखा तो मुझे ये दिखा सर कि मुझे मिल सारे नेचुरल नंबर्स रहे, मुझे 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, लेकिन सर यहाँ से भी 1 मिल रहा है और यहाँ से भी 1 मिल रहा है। मतलब सर n की वैल्यू 2 पर भी मुझे 1 मिल रहा है, 2 बाई टू 1, और n की वैल्यू 1 पर भी 1 प्लस 1 2 बाई टू 1 मिल रहा है। मतलब n की वैल्यू 1 हो या 2, n की वैल्यू 1 हो या 2, क्या आप सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर n की वैल्यू 1 के लिए भी 1 मिल रहा है, n की वैल्यू 2 के लिए भी 1 मिल रहा है, n की वैल्यू 3 के लिए भी 2 मिल रहा है, और n की वैल्यू 4 के लिए भी 2 मिल रहा है। आप समझ पा रहे हो? 3 के लिए 2 कैसे मिल रहा है सर? 3 के लिए 2 कैसे मिलेगा? जैसे ही 3 रखा यानी ऑड, 3 प्लस 1 4, 4 बाई टू यानी 2, तो आपको समझ आया। और सर 4,
n की वैल्यू जैसे ही 4 रखी तो 4/2 2, तो आपको बात समझ आ रही है सर। क्लिक हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लिक हो रही है कि सर n की जैसे जैसे वैल्यूज रखते जाएंगे मुझे सारे नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे, और अगर सारे ही नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे मतलब कोई भी नेचुरल नंबर नहीं छूटेगा। आप बोलो आपको कौन सा नेचुरल चाहिए, मैं ला के बता दो। मान लो सर 100 नहीं आ सकता, कैसे नहीं आ सकता सोचो आप, 100 चाहिए ना, 200 रख दो, 200/2 कितना हो गया 100। सर यहाँ से भी आ सकता है, वो वहीं से आ गया, चिंता करने की बात नहीं, बट यहाँ से चाहिए तो यहाँ भी आ जाएगा। 100 चाहिए ना, तो n+1/2 को किसके रख दो 100 के, यानी आप यहाँ पे रख दो लेट्स से कितना रखोगे 100 का डबल 199 रख दो। n की वैल्यू जैसे ही 199 रखोगे, सोच के देखो 199 + 1 200/2 वापस कितना आ गया 100। आप बात समझ पा रहे हो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सारे नेचुरल नंबर्स जनरेट होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सारे नेचुरल नंबर जनरेट होंगे, क्योंकि जब आपने फंक्शंस की डेफिनेशन देखी थी, जब आपने f(g)(n) निकालना चाहा तो f(g)(n) में डोमेन भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं और को डोमेन भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो सर मैं सारे नेचुरल नंबर बना पाऊंगा। आप बोलो आपको 3 चाहिए, 3 भी मिलेगा, 5 से मिलेगा, 6 से मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। मतलब सर इसकी कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होने वाली हैं। और सर जब हमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल दिखती हैं तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं सर। उस केस में हम बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन देते हैं कि सर रेंज और कोडोमेन इक्वल है, मतलब अब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट ना करती हो। हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए। मतलब पहली बात तो ये एक ऑन टू फंक्शन हो गया। और सर मेनी 1 और 1 to 1 में क्या कहेंगे सर, दिख ही रहा है ना सर, 1 भी 1 को लीड करता है, 2 भी 1 को लीड करता है। इसके आगे नहीं भी दिख रहा होता तो मैं कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं थी, बस इन दोनों को देखकर ही कह दूंगा कि एक ऐसा फंक्शन है। सर ये क्लियरली एक मेनी टू 1 फंक्शन है। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स, ये एक मेनी टू 1 फंक्शन है। तो ये एक ऑन टू एंड मेनी टू 1 फंक्शन है, या मेनी टू 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। और इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे सर 1 1 बट नॉट ऑन टू। नहीं सर 1 1 नहीं है, वो तो मेनी 1 है। सर ऑन टू बट नॉट 1 1, क्या ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, आप सोच के देखो। सर ऑन टू यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल, नॉट 1 1 तो नॉट 1 1 क्या होता है मेनी 1, तो बेशक सर ऑप्शन बी आंसर है। ऑप्शन सी देख लो आप भले। सर नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, नहीं सर नीदर 1 1 1 1 नहीं, ये बात सही है, बट नॉर ऑन टू नहीं सर, ये ऑन टू है, ये इन टू नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन डी बोथ 1 1 एंड ऑन टू, नहीं सर ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। क्या आपको फंक्शन उसकी डेफिनेशन कंपोजिट फंक्शंस में उस फंक्शन की डेफिनेशन को फिगर आउट करना, ये वाला पार्ट आई होप इजीली समझ आया हमने जो फिगर आउट किया फाइनली, है ना। और इस बेसिस पे जब हम फाइनली कंक्लूड कर पाए कि इस फंक्शन की डेफिनेशन g(n) की इस बेसिस पर होने के कारण कैसी फाइनली बनेगी, और इससे हमने f(g)(n) को सोचा कि देखो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा और ये कैसे मेनी टू 1 एंड ऑन टू बन रहा था, हमने उस बात को जस्टिफाई किया। आई होप ये सारी कहानी क्लियर है और यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट जेईई मेंस का एक और क्वेश्चन करेंगे फंक्शन पर बेस्ड और उसके थ्रू और क्लैरिटी लेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंसर्न नहीं है। तो जेईई मेंस का 2019 में पूछा गया एक और सवाल आपके सामने, एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा पढ़िए, देखिए और समझिए। रेंज पर बेस्ड ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो आई वॉन्ट कि आप एक बार खुद से इसे ट्राई करें। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। देखो वो क्या कह रहा है, एफ आर टू आर एक डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे बस एफ ऑफ एक्स को 2 बार लिख दिया, उसको भूल जाओ, बस आप तो इस पार्ट को देखो, है ना, आप इस चीज़ को भूल जाओ, आप तो बस इस हिस्से को देखो कि आपका ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है ना। अब एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है इसे ध्यान से देखो, वो एफ ऑफ एक्स लिख दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 + x² फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये बहुत जरूरी बात है स्टूडेंट, जब कोई कहे कि एक सारी रियल वैल्यू को एग्जिस्ट करता है, ट्रू करता है, मतलब एक्स सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, इस बात को हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। और क्या कह रहा है वो, फिर वो रेंज पूछ रहा है एफ की, ठीक है सर, और एफ आर से आर में डिफाइंड है, तो ये जो आर ये रेंज नहीं है स्टूडेंट, ये तो कोडोमेन है ना। यहाँ पे इस आर को देख के मत कह देना सर उसने रेंज लिख तो दी है, नहीं सर ये रेंज नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है कोडोमेन, और कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज, तो रेंज हमें निकालनी होगी अलग से, है ना। अब कैसे निकालेंगे उसी पे बात करते हैं। सर एफ ऑफ एक्स क्या दिया, एफ ऑफ एक्स को मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए सहूलियत के लिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए वाई लिख देता हूँ, और ये क्या लिखा हुआ है एक्स अपॉन 1 + x², ठीक है सर, ये लिखा हुआ है x अपॉन 1 + x²। याद है स्टूडेंट जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिए हों, सजेशन ये है कि इसको ना क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो। कैसा क्वाड्रेटिक, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक काम करो, मान लो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, y + y टाइम्स x² इज इक्वल्स टू x। इसे थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई किया और चीज़ों के अंदर शिफ्ट किया तो कितना हो गया, y टाइम्स x² माइनस x, और ये कितना है +y, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये एक क्वाड्रेटिक है। सर अब एक ज़रूरी बात, उसने कहा था कि इसका जो वजूद है ये एग्जिस्ट करता है x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए। मैं तो x का एक क्वाड्रेटिक याद करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर x का एक क्वाड्रेटिक होता था तो वो क्वाड्रेटिक मेरे ख्याल से अगर कुछ ऐसा सा दिख रहा होता था,
कुछ ऐसा सा दिख रहा होता। तो ये क्वाड्रेटिक है मान लो। क्वाड्रेटिक कैसी इक्वेशन होती है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ करती थी स्टूडेंट्स। इसे आप क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है सर, और अगर ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो ये कि वो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता था, और एफ ऑफ एक्स का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर एग्जिस्ट करता था तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात ये थी कि वो एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता था। और अगर वो एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, आई होप आपको दिख रहा है एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इस ग्राफ को मैं पूरा रीड कर पा रहा हूँ। आप कहीं भी देखो एक्स एक्सिस पे हर जगह वैल्यू मिलेगी, यहाँ देख लो, आप यहाँ भी देखोगे तो ग्राफ आगे एक्सटेंड होता हुआ मिल ही जाएगा आपको, यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। कहीं भी देखो सर एक्स एक्सिस पे मुझे हर जगह ग्राफ का एग्जिस्टेंस दिखता है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है सर? अगर एक्स एक्सिस पे हर जगह मतलब एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए इस ग्राफ का एग्जिस्टेंस है, मतलब ये जो आपने क्वाड्रेटिक बनाई है, ये जो आपने क्वाड्रेटिक बनाई है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, कोई और फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा आपसे ये पूछना है या कहना है कि अगर सर एक्स की सारी वैल्यूज के लिए इस ग्राफ का एग्जिस्टेंस है तो बस इतना सा मैं कह दूंगा कि x कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेगा, x कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि x की हमेशा हर रियल वैल्यू के लिए इस ग्राफ का एग्जिस्टेंस है। ये बात बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, मैं फिर से कहता हूँ, x कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेगा, मतलब x की हर रियल वैल्यू के लिए इस ग्राफ का एग्जिस्टेंस है। क्या इस लाइन को सोच के अभी तक जितना नॉलेज हमने, ऑल्दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हमने पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर एज अ कंप्लीट चैप्टर, एज अ कंप्लीट कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आपसे कोई कहे, जब आपसे कोई बोले कि सर x हमेशा एक रियल वैल्यू लेता है, तो इस एक्सप्रेशन को देख के आप क्या कंक्लूजन दे सकते हो, बस उसी कंक्लूजन के आधार पे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। एक बार जरा ट्राई करो स्टूडेंट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कहे x एक हमेशा रियल वैल्यू लेता है, यानी कैसी वैल्यू नहीं ले रहा है सर, x इमेजिनरी वैल्यू नहीं ले रहा है, मतलब x हमेशा रियल वैल्यूज ले रहा है, और x कोई भी रियल वैल्यू ले रहा है, तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, जब x कोई भी रियल वैल्यू ले रहा है, x कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं ले रहा है, मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता तो बेशक सर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये हमेशा x की रियल वैल्यू है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बस इतनी सी बात के बेसिस पे मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँ तो ये मेरी क्वाड्रेटिक है, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा bx, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स c। और अगर इस बेसिस पे मैं देखना चाहूँ तो मैं डिस्क्रिमिनेंट क्या निकालूंगा स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब क्लिक हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो कितना होगा, बी स्क्वायर, बी कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हुआ +1, तो बी स्क्वायर कितना हुआ +1, है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव होते ही x इमेजिनरी वैल्यूज लेगा और x हमेशा रियल वैल्यूज लेता है, तो वो उसका डिस्क्रिमिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब वो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। और बी स्क्वायर यानी क्या स्टूडेंट्स, b की वैल्यू है -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना 1 -4 हम लिख लेंगे, 4 लिख ही लेते हैं। व्हाट इज a स्टूडेंट्स, a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट्स y, एंड व्हाट इज c, c इज आल्सो कांस्टेंट टर्म व्हिच इज अगेन y, एंड y into y विल गिव यू अ y स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड आई वांट दिस एक्सप्रेशन टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो 4y स्क्वायर को क्या मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और जब नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो -1 और 1 को मैं 1 का स्क्वायर, और जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। क्या आपको समझ आया मैंने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? आई होप ये प्रोसेस, ये स्टेप आपको क्लियर हो रही है। और अगर इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2y - 1, और कितना हो जाएगा 2y + 1, तो ये हो जाएगा a - b a + b। क्या आपको वेवी कर्व मेथड याद आ रही है स्टूडेंट्स? अगर मैं वेवी कर्व मेथड यूज़ करूं तो मुझे y की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं सर। y की कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं सर? एक तो मिल रही है -1/2 और एक मिल रही है +1/2, है ना। प्लस नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब मुझे चाहिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव। सर एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में आता है 0। आई होप आपको क्लिक हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, पर फिर भी देख लूँ। जैसे ही y की वैल्यू 0 ट्राई की, जैसे ही y की वैल्यू 0 ट्राई की, 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 1 नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं कहना चाह रहा हूँ -1/2 से 1/2 के बीच में कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट्स में मतलब -∞ से -∞ तक पॉजिटिव, 1/2 से इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव।
लेकिन हमें ये एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, हमें एक्सप्रेशन चाहिए नेगेटिव लेस देन 0। तो अब आप डायरेक्टली बिना इसको यूज़ किए भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या कि मैं कंक्लूड करूंगा कि जो आपका y है, जो आपका y, एंड आई होप यू रियलाइजिंग यहाँ पे इक्वल का साइन है, मतलब मैं डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन का 0 होना अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब मैं -1/2 और 1/2 को इंक्लूड करूंगा, उनको मैं लूंगा, उनको मैं एक्सक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन है स्टूडेंट्स, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो मैं y को कहूंगा कि y आप लीजिए सर -1/2 से 1/2 के बीच में। मतलब बेसिकली जब जब y -1/2 से 1/2 के बीच में होगा ना सर, जब जब y जो है -1/2 से 1/2 के बीच में होगा, तब तक ये x की रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। x की रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा ये जो एक्सप्रेशन है एग्जिस्ट करेगा, है ना। x की रियल वैल्यूज हमेशा आपको मिलती रहेंगी। y की अगर -1/2 से छोटी वैल्यू अगर आपने ले लिया, y की 1/2 से बड़ी वैल्यू ले ली, तो फिर x की रियल वैल्यूज आप नहीं ले पाओगे, आपको x की इमेजिनरी वैल्यूज पे जाना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी ही साधारण सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर आप y को डिफाइन कर सकते हो इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करके कि x की किन वैल्यूज के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है, x की रियल वैल्यूज के लिए y अपने आप को कहां से कहां तक कन्फाइन कर रहा है, तो मैं कह पा रहा हूं सर कि y का जो वजूद है, y का जो एग्जिस्टेंस है, वो -1/2 से +1/2 तक के बीच की सारी वैल्यूज को डिफाइन करते हुए है, और दोनों को इंक्लूड कर सकते हो आप, -1/2 को भी और +1/2 को भी। और इस बेसिस पे मैं देखूं तो मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं, मैं बता पा रहा हूं सर कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। क्योंकि रेंज में इसलिए कह पा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि y कुछ नहीं है, y ही आपका क्या था, f(x). तो अगर मैं y का पार्ट बता पा रहा हूँ कि y कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है, तो मैं इस फंक्शन f(x) की रेंज बता पा रहा हूँ। और रेंज अगर -1/2 से 1/2 तक है, इंक्लूसिव ऑफ बोथ, आई वुड से आई विल अनहेसिटेटिंगली मार्क ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए, सी और डी कहीं से कहीं तक ऐसे नहीं है जैसा ऑप्शन बी है। सो प्रेफरेबली ऑप्शन बी शुड बी मार्क्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको डाउट नहीं है, एक एक स्टेप क्लियरली समझ आई, कोई भी मतलब पर्टिकुलर सीधा सीधा अप्रोच है स्टूडेंट। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए ना, मैं एक हिंट दे देता हूँ, एक जनरल आइडिया आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, है ना, y इज इक्वल्स टू f(x) अपॉन g(x), ऐसा कुछ दिखे, है ना, और स्पेसिफिकली अगर वो एक क्वाड्रेटिक बन रही हो, मतलब क्वाड्रेटिक मतलब f(x) और g(x) मान लो क्वाड्रेटिक है, मैं लिख ही देता हूँ दो क्वाड्रेटिक, जैसे लिख रहा है px² प्लस qx प्लस लेट्स से r, और इधर भी कुछ लिख दे रहा है वो जैसे ax² प्लस bx प्लस लेट्स से c। तो आप इसको ना क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट कर लो, मतलब मैंने ओवरऑल क्वाड्रेटिक लिख दिया दोनों तरफ ही, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या लिख लो इसे ay(x² प्लस क्या लिख लो by(x) प्लस cy इज इक्वल टू क्या लिख लोगे स्टूडेंट्स, ये पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज क्या, px² प्लस qx प्लस c, है ना। फिर सारी टर्म्स में अलग अलग एक्सप्रेशन ले लो, जैसे आप क्या ले लो, ये x² वाली टर्म कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या जाएगा ay और वहाँ से क्या जाएगा p, तो ay माइनस p। ये मैं एक बहुत ही जेनरिक सा आइडिया आपको दे दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्या जाएगा by और q, क्योंकि x वाली टर्म्स को ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा by माइनस q, और इसके साथ क्या जाएगा स्टूडेंट्स x, और यहाँ पे क्या जाएगा cy माइनस c। I'm really sorry, दिस इज cy बट दैट्स r, है ना, तो इसको मैं r लेना चाहिए था, तो इसको हम क्या लिख लेंगे r, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट cy माइनस आर, ये आपकी प्योरली कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, जो कि होगी cy माइनस आर, और ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। ऑल्दो ये बहुत ही वेरिएबल्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जैसे हमारी शुरुआत से कहानी रही है कि हम एग्जाम्पल से समझे तो चीज़ें आसान दिखती हैं। अब बस जब भी ऐसा कोई कहे, जब भी इस क्वेश्चन को कोई ऐसा बना के कहे आपसे कि सर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन है, ये एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए, सारी रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, ये जो फंक्शन आपको हमने दिया था ये एक्स की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, तो अगर मुझसे इसकी कोई रेंज पूछे कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप बेशक कहिएगा कि सर अगर ये एक्स की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है ना, तो इसकी एक्स की इमेजिनरी वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, एक्स को कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। यानी एक्स की इमेजिनरी वैल्यू तब नहीं होगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब वो नॉन नेगेटिव होगा। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। आई होप आपको क्वाड्रेटिक याद आ रही है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कौन सी, वही क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस वॉट c। अगर यही क्वाड्रेटिक अप्लाई करें तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि अब मैं क्या लिख दूंगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वही हमने यहाँ पर क्या, आई होप आपको क्लिक हो रहा है। बस इस इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करेंगे, तो आप कंक्लूड कर पाओगे कि y कहाँ से घातक होगा। ऑल्दो वहाँ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि नंबर्स नहीं है, बट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि चीज़ें बहुत टफ या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट इस कैटेगरी, इस वेराइटी का अगर कोई क्वेश्चन आए तो कैसे सोचना है, मैं वो आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको, और वो हमें इस एग्जाम्पल से भली भांति समझ पा रहे हैं, बिलीव। तो जेईई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन जिसके थ्रू मैं एक आइडिया देना चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो आसान क्वेश्चन है और ये सब हमने पढ़ रखा है, तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी। सीधा सीधा रेंज पर ये बेस्ड क्वेश्चन था।
विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और काम की चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं एक खास बात आपको बताना चाह रहा हूँ दैट www.magnetbrains.com पर जाकर आप हमारे सारे कोर्सेज, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स, कंप्लीट पैकेजेस एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पेड या ट्रायल वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, www.magnetbrains.com या फिर हमारे यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग सेगमेंट के हर अपने यूट्यूब चैनल है। जैसे अगर आप IIT JEE नीट के लिए देखना चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट हमारा चैनल है यूट्यूब, वहाँ पर भी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एज इट इज़ रेप्लिकेट होती हैं, जैसी हमारी वेबसाइट यानी इस प्लेटफॉर्म पर होती हैं। आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे टॉप कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। अलॉन्ग विद दैट मतलब किंडरगार्टन से 12th, हिंदी मीडियम, NTSC, अलग अलग मीडियम्स, ओलंपियाड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CUET, NTSC आपके हो गए, स्पोकन इंग्लिश और भी काफ़ी कुछ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको बहुत कुछ दिखेगा, IIT JEE नीट सब कुछ दिखेगा। जैसे अगर आप IIT JEE पर क्लिक करते हैं, अगर मान लेते हैं अगर आप IIT JEE पर क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली पूरा IIT JEE कोर्स आपके सामने एक्सप्लोर हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके सारे फैकल्टी, आशीष सर, अभिषेक सर, मैं, इंडिया के टॉप टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए मिलेंगे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्रॉपर यानी कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पूरी IIT JEE मेंस और एडवांस की कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड थरो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हम करवाने वाले हैं थ्रू मैग्नेट ब्रेन्स। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को देखना चाहें तो उस पर वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे आप मैथ्स पर वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो मैथ्स सेक्शन आपके सामने ओपन होगा। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, ये सारे डिलीवरेबल्स हैं जो आपको दिए जाते हैं, हम शुरुआत में भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सबसे खास बात, जब भी आपको कोई लेक्चर देखना है किसी भी चैप्टर का तो उस चैप्टर वाले सेक्शन को एक्सपांड करिए, उसके सारे लेक्चर्स प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर में, मतलब उसके PDFs, DPPs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सब कुछ मतलब PDF और उसके सोल्यूशन, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर अरेंज्ड मैनर में मिलेंगी। आपको सिर्फ वॉच नाउ पर क्लिक करना है और लेक्चर आपके सामने फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, जो बफर फ्री मोड में आप देख सकते हैं। इसी पोर्टल पर यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है और उसके थोड़ा नीचे और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आएगा आपका आस्क योर डाउट। आप आस्क योर डाउट के जरिए स्टूडेंट्स अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स हमें भेज सकते हैं, यानी आपके सारे डाउट्स भी रिजॉल्व होने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स भी एड्रेस होंगे, आपकी हर एक चीज़ कंप्लीटली खत्म होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमेरिकल्स भेजने हैं प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ तो आप आस्क योर डाउट पे भेज सकते हो, या फिर अगर कुछ जेनरिक डाउट या क्वेरी या कंसर्न है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, हम वो भी रिजॉल्व करेंगे, वो भी खत्म करेंगे। हालांकि सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, जिस भी लेक्चर को आप देखना चाहें उसके वॉच नाउ पर क्लिक करिए और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपका लेक्चर आपके सामने होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। IIT JEE नीट की तैयारी आप हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बिना कोई सब्सक्रिप्शन के कर सकते हैं। तो दिस इज द 100% फ्री कोर्स ऑनलाइन मॉड्यूल प्रोग्राम, ऑनलाइन पैकेज, जिसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन की ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें। आई होप इन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा टच दे पा रहे हैं विद आर कोर्सेज, विद आर प्रोग्राम जैसे IIT JEE नीट। तो अगर ये वीडियोस आपकी सच में काफ़ी मदद कर रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि एक बेस्ट तरीका है लोगों का हमारे बारे में जानने का। तो इस चैनल को, इन वीडियोस को, इन सारे जो मॉड्यूल्स आपके सामने लाए जा रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सो दैट पीपल कैन गेट टू नो अबाउट अस एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सके। क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल, एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल, क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स की, अगर चैनल पर होने वाली हर गतिविधि, हर एक्टिविटी से आपको अपडेटेड रहना है, हर चीज़ आपको नोटिफाइड चाहिए कि हाँ मुझे ये भी पता चलता रहे, कुछ भी नई चीज़ें जो आपके लिए रिलीज़ होती हैं उनके बारे में आप हमेशा अपराइज्ड रहें। तो एक छोटी सी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए स्टूडेंट्स, ताकि हर चीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, हर चीज़ से आप इन्फॉर्म्ड रहें। With that students, I hope that is enough for the day. Let's call it a day here. Thank you so much.